2 दिन पहले अचानक से एक ट्वीट आता है। उसके बाद उस ट्वीट में जो खबर है उस पे तमाम न्यूज मीडिया, माफ कीजिएगा मेन स्ट्रीम नहीं, बाकी सारी न्यूज मीडिया वो उस पर टूट पड़ती है। खबर बड़ी थी। एक्टिविस्ट ने, एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने, एक विसल ब्लोअर ने, बल्कि मैं उसे आज के समय में एक पत्रकार भी कहूंगा, एक पत्रकार ने फैक्ट्स के साथ ये बताया कि देश की सत्ता में बैठी पार्टी की आईटी सेल को, उसकी वेबसाइट को, सोशल मीडिया को मैनेज करने वाले संस्थान को देश के चुनाव आयोग का काम भी हैंडल करने को दे दिया गया। आपको लगेगा इसमें ऐसी क्या बात है? ये हो सकता है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को अब ऐसी बातें बहुत नॉर्मल लगने लगी हैं, लेकिन दरअसल अगर ये सच है तो ये सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं के बीच किसी तरह के समझौते की बात नहीं, ये सत्ता के संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे की बात है। इसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि उस एक्टिविस्ट के घर पर उस पार्टी विशेष के लोग पहुंच गए, जिसके लिए मैं कहता हूं कि मैं शाम को उसका नाम नहीं लेता, उस पार्टी का, उस पार्टी विशेष के लोग पहुंच गए और उन्होंने वहां पे उस एक्टिविस्ट को धमकाने की कोशिश की। हमारे साथ साकेत गोखले हैं। साकेत लंबे समय से आरटीआई पीआईएल के जरिए वो काम करते रहे हैं जो दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए था, लेकिन जब सब कुछ चुटकुला बन चुका है उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया भी अपना काम करता तो कैसे करता। हम साकेत की इस स्टोरी, इस खुलासे और इसके अलावा बहुत सारी और बातों के बारे में बात करने वाले हैं। अभी जब हमने ये लाइव शुरू किया उसके कुछ ही सेकंड पहले साकेत के मोबाइल पे बेहद अश्लील भाषा से भरे कुछ मैसेजेस आए जिनमें उनको धमकाया जा रहा था। साकेत मुस्कुरा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी मुस्कुरा रहा हूँ। सौम्या के चेहरे पे वही एक्सप्रेशन थे जो उस समय थे, जो अभी है। सौम्या हमारी असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ हैं, साकेत हमारे साथ है। सबसे पहले साकेत, आपको वेलकम करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ साकेत आपका। आपने समय निकाला, आप बात कर रहे हैं और आप इतने सहज हैं इस सब के बावजूद, इतने नॉर्मल है। ये आसान काम नहीं है अभी के वक्त में। और सौम्या, आपका शुक्रिया, आप भी आई और साकेत को भी लेकर आई अपने साथ। तो मैं चाहता हूँ कि बातचीत की शुरुआत सौम्या करें और आप लोग जो देख रहे हैं आप लोग भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सौम्या। साकेत 202 प्रेसमैन हाउस विले पार्ले मुंबई और देवांग दवे, व्हाट इज इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या हुआ है पिछले 2 दिन में? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। तो देखिए, काफी बार जो क्लूज होते हैं ना वो ओपन में होते हैं, बस देखने की जरूरत होती है। तो चुनाव आयोग, महाराष्ट्र का जो चुनाव आयोग, देखिए दिल्ली में ईसीआई होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, और हर स्टेट के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन नेम किया जाता है, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर नेम किया जाता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो महाराष्ट्र के चुनाव आयोग का हम फेसबुक पेज देख रहे थे, और फेसबुक ने अभी जब से यूएस इलेक्शन हुआ काफी उसमें कमेंट्स हुए थे कि रशिया ने इंटरफेयर किया है, कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आया था, काफी कुछ हुआ था। तब से अंडर प्रेशर अभी फेसबुक ने काफी सारी ट्रांसपेरेंसी लाई है अपने एड डेटा बेसिस में, या कोई पॉलिटिकल एड्स होती है तो कौन स्पॉन्सर करता है, कितना स्पेंड हुआ है, ये डेटा फेसबुक अभी लोगों को रिवील करने लगा है। तो उस महाराष्ट्र चुनाव आयोग के वेबसाइट फेसबुक पेज पर जब एडवर्टाइजमेंट्स देखी तो वहां पे एक सेक्शन होता है अबाउट द एडवर्टाइजर। तो वहां पे तो नाम था सीईओ महाराष्ट्र का, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र, लेकिन नीचे पता जो दिया था वो 202 प्रेसमैन हाउस विले पार्ले मुंबई ऐसा पता था। नाउ आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मुझे पता है कि ये चुनाव आयोग का पता नहीं है। तो क्यूरियोसिटी होती है, थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो वो एड्रेस हमने सर्च किया। वो एड्रेस सर्च करने के बाद में पता चला कि इस एड्रेस से कंपनी ऑपरेट करती है, जिस कंपनी के ओनर है मिस्टर देवांग दवे, जो भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग जो है बीजेवाईएम, भारतीय जन युवा मोर्चा, उसके आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये सबसे बड़ी शॉकिंग बात थी कि इलेक्शन कमीशन, जिसे हम न्यूट्रल मानते हैं, जो फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है, उस चुनाव आयोग का फेसबुक पेज भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के आईटी सेल का इंचार्ज इस पेज को चला रहा था।
अब जब हम इलेक्टोरल इश्यूज और इलेक्टोरल फ्रॉड की बात करते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, हमेशा एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। और चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो सरकारी नहीं है, इट्स एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और किसी भी पार्टी से क्लोजनेस नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। यहाँ पे जब चुनाव आयोग का सोशल मीडिया एक रूलिंग पार्टी का आईटी सेल का अध्यक्ष चला रहा है, इससे खतरनाक चीज हमारी डेमोक्रेसी के लिए कोई और हो नहीं सकती। और ऐसा भी था कि देवांग दवे बाकी काफी पेजेस भी चला रहे हैं, शायद आई सपोर्ट नमो। हाँ, एक आई सपोर्ट नमो है, एक द फियरलेस इंडियन करके पेज है। और ये पेज आप देखेंगे तो दीज आर, एक तो पॉलिटिकल पेजेस, बट दीज आर आल्सो वन ऑफ दोस वेरी वो घिनौने घटिया वाले जो पॉलिटिकल पेजेस होते हैं ना, तो मतलब एकदम गंदे अटैक्स करेंगे, कम्युनल चीजें लिखेंगे, या एक बिलो द बेल्ट अटैक्स करने वाले जो पेजेस होते हैं कि जहां पे आपको दुनिया भर के ट्रोल्स मिलेंगे, वहां पे ये इस टाइप के पेजेस हैं। तो ये इनमें सोफिस्टिकेशन नहीं है इन पेजेस में। ये मतलब प्रिटेंड भी नहीं करते कि भाई हम कोई न्यूट्रल पेज है। अभी नाम ही आई सपोर्ट नमो है और ये पेजेस ये बंदा चलाता है। एंड यही बंदा इलेक्शन कमीशन का भी पेज चला रहा था। तो जब ये बात हमने लाई सोशल मीडिया पे, तब उसमें दूसरी चौंकाने वाली बात ये थी कि इंडिया में आजकल आप कोई भी एलिगेशन करो, कितना भी एविडेंस ढूंढ के लाओ, पहला रिस्पॉन्स होता है कि नहीं ये तो बेसलेस है, इसमें तो कुछ है नहीं, या आपको दूसरे साइड से शांति मिलती है। आप सरकार के बारे में कुछ भी आप कहो, एक तो आपको जेल में डाल देंगे या कभी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। कभी भी किसी एलिगेशन पे सरकार क्लैरिफिकेशन नहीं देती है। यहाँ पे शॉकिंगली 1 घंटे में हमने इंफॉर्मेशन डालने के 1 घंटे में चुनाव आयोग ने इसमें इंक्वायरी ऑर्डर की है और महाराष्ट्र के चुनाव आयोग से इस बारे में रिपोर्ट मंगवाया है। इसका मतलब एक बेसिक फैक्ट एस्टैब्लिश होता है कि एलिगेशंस को कोई बेसिस है। जो कि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मंगाया है और इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की है, इसका मतलब ये एलिगेशंस में एक तो बेस है, और दूसरी बात जो हुआ है वो क्लियरली लेड डाउन रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के खिलाफ है। साकेत, आपको कोई मतलब जैसे मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है सुन के, आपको हैरानी हुई थी क्या? नहीं, मतलब क्या होता है ना, देखिए जैसे इज समथिंग यू ऑलवेज एक्सपेक्ट, लेकिन जब देखने, जैसे अभी मौत, पता है सब मरने वाले, लेकिन तो भी मरते हुए इंसान को देखेंगे तो कहीं तो धक्का लगता है थोड़ा। बिल्कुल। तो ये वो वाला हिसाब हो जाता है कि एक्सपेक्टेड तो है कि देखिए दिस इज, मतलब कहीं तो मर्कीनेस है, ये तो पता है, बट जब मर्कीनेस ओपन होके आता है, मतलब हर दिन हर बार जब हमें कुछ मिलता है, या यू नो व्हेन आई टॉक टू पीपल, हर हम यही करते हैं, यार इससे ज्यादा तो ये लोग गिर नहीं सकते, और उसके बाद वो लोग उससे ज्यादा गिर के दिखाते हैं। सो आई थिंक वो चौक वहां जाते हैं कि एवरी टाइम यू से कि भैया इससे ज्यादा तो कोई गिर नहीं सकता, ये उससे और 2 कदम नीचे गिर के दिखा। ये चुनाव आयोग ने जो इंक्वायरी ऑर्डर की है, इसमें चुनाव आयोग ने आपसे कोई बात की अभी तक? नहीं, जो एलिगेशंस, जो एविडेंस मैंने डाला था वो तो पब्लिक डोमेन में था, तो चुनाव आयोग ने उसका कॉग्निजेंस लिया होगा, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। बट अदर देन दैट चुनाव आयोग ने हमसे कोई कम्युनिकेशन अब तक किया नहीं। उनका कहना है कि हमने महाराष्ट्र के इलेक्टोरल ऑफिसर से रिपोर्ट मंगाई है। दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें कोई ये टाइम बाउंड इंक्वायरी नहीं है, उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी है, उन्होंने सिर्फ अर्जेंट बेसिस पे कहा है। तो जब तक बात ये दूसरी ऐसी भी होती है कि जब तक ये मसला हम उठा के नहीं रखते ना, ये कहीं दफन कर दिया जाता है जी। तो ये रोज इसमें हमें सवाल पूछने पड़ते हैं, रिमाइंडर्स पूछते रहे, आरटीआई डालें, इसका स्टेटस पूछे। अगर नहीं करेंगे तो उनको पता है 7 दिन बाद कोई नया इशू आएगा, 2 दिन बाद, 24 घंटे बाद नया इशू आएगा और अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा और वो फाइल कभी खुलेगी नहीं। साकेत, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो अब कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिस दिन हमने ये एक्सपोजे किया था चुनाव आयोग के और बीजेपी के लिंक्स के ऊपर, उससे 2 दिन पहले हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया था, लेटर पिटिशन फाइल किया था। लेटर पिटिशन पीआईएल जैसा भी नहीं होता, एक चिट्ठी आप भेजते हो चीफ जस्टिस को पब्लिक इंटरेस्ट में, और अगर उनको सही लगे, ऑनरेबल कोर्ट को सही लगे, तो वो उसे लेकर लेटर पिटिशन को लेकर वो पीआईएल में कन्वर्ट करते हैं, रेट पिटिशन में। तो हमने चिट्ठी लिखी थी बेसिकली, जब अभी अनलॉक के गाइडलाइंस है 31 तारीख तक, जो अनलॉक 3.0 के गाइडलाइंस इश्यू किए होम मिनिस्ट्री ने, दे आर वैलिड अंटिल 31 जुलाई।
अब उसके बाद में 5 तारीख को ये राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होने वाला है अयोध्या में। पहले कह रहे थे 300 लोग आएंगे, अब कह रहे हैं 200 लोग आएंगे। अच्छा, उसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं इनवाइटीज में ही, जैसे एल के अडवाणी हो गए, मुरली मनोहर जोशी हो गए, जो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री उस बारे में बड़े 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 इंटेलिजेंट हैं, वो सेरेमनी के लिए नहीं जा रहे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से अटेंड कर रहे हैं। तो वो वाली अपनी अपनी सेहत को कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं वो। तो हमने हमारे लेटर पिटिशन में बस इतना ही कहा था कि अनलॉक के जब तक नए गाइडलाइंस आते नहीं होम मिनिस्ट्री के, कोरोना के केस डे टू डे बढ़ते जा रहे हैं, 10 लाख का फिगर क्रॉस किया, 20 लाख का फिगर शायद हम अगले 10-15 दिनों में क्रॉस करेंगे। तो मेरा पिटिशन था कि जब तक होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस नहीं आते, या होम मिनिस्ट्री को एक से फाइल करना चाहिए, एफिडेविट फाइल करना चाहिए कि आने वाले जो अनलॉक 3.0 के गाइडलाइंस है उसमें रिलीजियस सेरेमनीज और पॉलिटिकल सेरेमनी गैदरिंग्स अलाउड है कि नहीं है, क्योंकि करंट गाइडलाइंस के अंदर अलाउड नहीं है। जो क्लॉज 1 है गाइडलाइंस का, उसमें लिखा गया है कि नो कल्चरल, नो पॉलिटिकल एंड नो रिलीजियस कांग्रेगेशंस आर अलाउड। यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर भी निकाला है, क्योंकि इसी समय अराउंड 31 या 1 को बकरी ईद भी है, और उसमें ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट और काफी सारे स्टेट्स ने नोटिफिकेशन निकाला है सेइंग पीपल कैन नॉट गैदर एंड सोशल डिस्टेंसिंग और पब्लिक इवेंट्स नहीं हो सकते। ये ऑलरेडी काफी सारे स्टेट्स ने ऑर्डर्स निकाली हैं इसके ऊपर, जबकि होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है क्या आएंगी। तो पीएल में हमने यही कहा था कि बस होम मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्डेंट करके कि वो उनका से फाइल करे कि अगले गाइडलाइंस में वो रिलीजियस गैदरिंग्स को परमिशन दे रहे हैं, ब्लैंकेट परमिशन, या नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर ये जो इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है जहां पे प्रधानमंत्री स्वयं जा रहे हैं, तो क्या इस इवेंट को परमिशन दी गई है? अब एक अजम्पशन होता है कि जब प्रधानमंत्री खुद स्वीकार करके इनविटेशन जा रहे हैं तो शायद परमिशन मिल गई होगी। तो ये परमिशन की प्रोसेस क्या है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है हमें। आज अगर मुझे गैदरिंग ऑर्गेनाइज करना है तो मैं किसके पास अप्लाई करूं, स्टेट में करूं, सेंटर में करूं, कहां करूं, ये कोई क्लैरिटी नहीं है। तो हमने बस इतना कहा था कि जब तक होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस क्लियर नहीं हो जाते तब तक इवेंट के ऊपर स्टे लाया जाए। दूसरी बात ऐसी है, स्टे का कारण था कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमने 10 लाख का फिगर क्रॉस किया है, 15 लाख के आसपास आ रहे हैं। देखिए, जो इतने साल से मसला चल रहा है, ठीक है, अभी एक कोरोना अचानक आया, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो मेरा ऐसा कहना है कि कोई भी गैदरिंग हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, जो आज हो रहा है वो 2 महीने बाद भी हो सकता है। अगर आप बाकी देशों में देखेंगे तो अभी सोचिए, इस साल टोक्यो में जो ओलंपिक्स होने वाले थे, 2 महीने बाद संकेत चुनाव है। हाँ, वो बात है ना, बात वही है ना जी। मतलब जैसे बिहार जैसे गालवान वैली में क्लैश हो गया और उसके बाद में तुरंत मोदी जी टीवी पे जाते और कहते वो बिहार रेजिमेंट के थे और बिहारी लोगों ने चाइना के साथ लड़ाई की, और ये बिहार प्रचार में कहते हैं वो। तो अब वो उनका तो हर चीज पीआर होती है, उनके हर अपीयरेंसेस जो होते हैं वो कैलकुलेटेड पॉलिटिकल अपीयरेंसेस होते हैं। लेकिन हर बार सवाल यही उठता है कि एक इंसान के मेगालोमेनिया के लिए, एक इंसान के महत्वाकांक्षा के लिए, एक इंसान को बस इलेक्शन जीतने इसलिए कितनी लोगों की मौतें और होनी चाहिए। मतलब जवान मर जाते ही इसको इलेक्शन मुद्दा बनाते हैं। यहाँ पे 300 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, कोरोना संक्रमण चल रहा है, उसके बीच में इनको इलेक्शन का मुद्दा लाना है, कैंपेनिंग करना है। तो कहीं तो अच्छा, दूसरी बात, मतलब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पीएम केयर की तो वेंटिलेटर कोई आए नहीं है अब तक। वो तो बहुत बड़ा साइज किया, 60,000 वेंटिलेटर आने वाले थे जून एंड में, उनमें से गिन के कुछ 12 वेंटिलेटर आए, ऐसे खुद सरकार कहती है। तो सवाल ये उठता है कि ये मौत की राजनीति जो है, ये किसी की भी मौत के ऊपर या किसी की भी जान जोखिम में डाल के राजनीति करना, ये किस तरफ से सही? हमें पता है कि मोदी जी की हिस्ट्री शुरू हुई है 2002 में। उनका फाउंडेशन ही लोगों की मौत के ऊपर, लाशों के ऊपर उनके पॉलिटिकल बना है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आप लोगों को हानि करके, आप लोगों को बहका के, आप चीजों को कम्युनल एंगल, जैसे अब कोइंसिडेंटली ये बकरीद 1 तारीख को आ रही है और ये इवेंट जो है राम जन्मभूमि का 5 तारीख को है। अब उसमें भी कि ये अलाउड है तो ये क्यों नहीं, ये अलाउड होना चाहिए, आप इसके खिलाफ कह रहे हैं तो फिर बकरीद के खिलाफ क्यों नहीं कह रहे आप? मतलब सवाल यही उठता है कि कोई भी, हमारे पिटिशन में हमने लिखा था कि कोई भी रिलीजियस गैदरिंग मत अलाउ कीजिए आप, जब तक कोरोना वायरस कंट्रोल में नहीं आता, जब तक ये सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मेरा सिंपल पिटिशन था कि कोई भी रिलीजियस इवेंट हो उस पर फिलहाल स्टे लाइए, और कोई कांग्रीगेशन करना हो, कोई सेरेमनी करनी हो, चाहे वो जिस किसी मजहब की हो, जिस किसी धर्म की हो, ये 2 महीने बाद भी हो सकती है। अब
आपको और हमें पता है 2 महीने बाद नहीं हो सकती क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, लेकिन हमने एज अ सिटीजन कोर्ट में प्रे करने की कोशिश की ताकि चलो भले ही वो आरएसएस वाले संघ वाले क्यों ना हो वहां पे जाने वाले, लेकिन कोई भी किसी भी इंसान की जान की वैल्यू होती है, कोरोना किसी को होना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, वहां पे ये 200 लोग जाएंगे, अगर इनमें से किसी को कोरोना हो गया तो फिर ये बाहर आके लोगों में फैलाएंगे, लेकिन इनको कभी जमाते संघ नहीं कहा जाएगा, इनको कभी सिंगल सोर्स नहीं कहा जाएगा। तो ये धोखा सिर्फ उनको नहीं है, धोखा सबको है। आपके घर पे भी कुछ लोग आए थे साकेत, जिन्होंने जी, उसके kind बाद of- क्या हुआ, ये एक्सपोजे हमने इलेक्शन कमीशन का किया रात को, जी, ये मैंने 23 तारीख की रात, 23 ना, नहीं आज जी। 25 है ये, ये हाँ 23 23 तारीख की रात 23 को, की रात 23 की रात को। जी, 24 तारीख को सुबह, मतलब ये काफी 23 को रात को काफी इसके ऊपर सोशल मीडिया पे डिस्कशन हुआ। 24 को सुबह काफी सारे प्रेस आउटलेट्स ने भी कवर किया था ये इशू, और शुक्रवार को 2 बजे महाराष्ट्र की जी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले थे जी, इसमें इंक्वायरी हो इलेक्शन कमीशन की और अनबायस्ड इंक्वायरी हो। अचानक सुबह 10 सवा 10 के आसपास मेरा फोन बजता है और किसी ने कहा से बोल रहा हूं और आपका बाइट हमें लेना था। अब नेट से बड़ी स्टोरी थी ये इलेक्शन कमीशन वाला जो एक्सपोजे किया था, तो इंसान बकायदा सोचेगा कि भाई उसी के लिए फोन कर रहे होंगे। मेरा पीआईएल फाइल करके हो चुके थे तभी, ठीक है, 3 दिन में, मतलब ये पब्लिकली मैंने ट्विटर पे लिखा था, मैंने पिटीशन फाइल किया है, जी, कोई किसी से कोई रिएक्शन नहीं आई, कोई रिस्पॉन्स, किसी मीडिया आउटलेट ने कुछ नहीं कहा उसके ऊपर। तो 10:30 बजे जी न्यूज कहता है आपका बाइट लेना है, तो हमने कहा ठीक है, वो बोलते होल्ड ऑन कीजिए मैं आपको प्लग इन कर रहा हूं, तो जी। करो प्लग इन। 30 सेकंड्स का डिले होता है और सडनली मुझे बोलते यू आर लाइव। तो मुझे लगा कि भाई लाइव मतलब कोई यूजुअली एंकर जैसे कॉल इन करके किसी से बाइट लेते हैं 30 जी, सेकंड्स का, जी, वैसा होगा। कॉल में प्लग इन करते तो पता चला कि ये तो वीडियो डिबेट चल रहा है, और मुझे प्लग इन करने से पहले, ये चीज मुझे बाद में पता चली जब मैंने वीडियो देखा पूरा, कि मेरा फोन कॉल कनेक्ट करने से पहले उस डिबेट पे 20 मिनट तक ये एजेंडा चलाया जा रहा था कि साकेत गोखले हिंदुओं के खिलाफ है। और साकेत गोखले, मेरी एक तस्वीर है राहुल गांधी जी से जब मैं मिला था, उनके साथ खींची हुई एक तस्वीर है। वैसे अभी बहुत सारे लोगों से मिलते तस्वीरें होती है, मेरी पॉल क्रगमन के साथ मेरी तस्वीरें हैं, दीपक चोपड़ा के साथ भी है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके कहने पे मैं काम करता हूं। तो वो तस्वीर चला रहे थे बार बार और कह रहे थे कि नहीं, ये राहुल गांधी ने साकेत गोखले के थ्रू कराया है क्योंकि ये एंटी हिंदू है और ये मंदिर के खिलाफ है। एंड दे थ्रस्ट मी इनटू दिस डिबेट। ये डिबेट में चालू करते दूसरे साइड में वो बड़े वाहियात से लोग जैसे शहजाद पूनावाला और इस टाइप के लोग वहां पे थे, जो एक तो सामने वाले को बोलने देते नहीं और बड़ी बेहुदा लैंग्वेज यूज करते, वो सीधे अटैक करते आपको टेररिस्ट बोलेंगे, एंटी नेशनल बोलेंगे, सब। हम हमारा मुद्दा रखने की कोशिश कर रहे थे। पता चला जो एंकर है वो भी भाजपा की प्रवक्ता है, पता चला। अब जी न्यूज है तो मतलब ये एक्सपेक्टेड था। तो हमने जो हमारी बात कहनी थी वो कह दी वहां पे हमने। देखिए, हम जो कहते हैं वो सीधा हम ट्विटर पे भी लिखते हैं, या व्हेन आई टॉक, जो दिल में होता है वही मैं कहता हूँ। आई कांट डू दिस डबल स्पीक और डिप्लोमेसी और सॉफ्ट डिप्लोमेसी और एनी ऑफ दैट। तो के चैनल के बारे में मेरे विचार, वो मुझे पूछ रहे थे आपके पिटीशन के पीछे किसका हाथ है, राहुल गांधी का हाथ है क्या? तो हमने पूछा आपके चैनल के पीछे मोदी सरकार का हाथ है क्या? तो बड़ा बुरा मान गए उसमें, बोलते नहीं हम इंडिपेंडेंट चैनल है। तो हमने पूछा भैया आप अगर इंडिपेंडेंट चैनल हो तो मैं इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट क्यों नहीं हो सकता फिर? तो और ड्रिलिंग, इंट्रोगेशन और जिस तरीके से बात कर रहे हैं, बस ये विषय मुझे पूछते कि आपने ये राम मंदिर के भूमि पूजन, कोरोना से आपको प्रॉब्लम हुई, आप पीएम केयर्स के ऊपर सवाल उठाए, लेकिन आप कभी राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में बोले जी। गांधी फाउंडेशन के बारे में जब तक बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो वो कहते नहीं वो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हमारे पास डिटेल नहीं थे। तो सर आपके पास नहीं तो मेरे पास में कहां से डिटेल आएंगे? आरटीआई एक्टिविस्ट हो आप, सिर्फ सरकार के खिलाफ आरटीआई फाइल करते हो, आप ऑपोजिशन के खिलाफ नहीं करते हो। ऐसे अगर सीबीआई और ईडी का काम भी मैं करने लगा तो फिर सीबीआई और ईडी क्या करता? मतलब हम जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में एजेंसी है, अगर आप ऑलरेडी पावर में नहीं हो तो आपको इन्वेस्टिगेट मैं क्यों करूं? आपको इन्वेस्टिगेट तो सरकार करेगी जी। पर कल समझो सरकार बदली
तो मोदी गवर्नमेंट के अंडर जो क्राइम्स हुए हैं या जो स्कैम्स हुए हैं या जो ज्यादती हुए लोगों के साथ, उसका इन्वेस्टिगेशन आरटीआई एक्टिविस्ट थोड़ी करेंगे। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो नई सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो तो प्रोएक्टिवली वो खुद ही करेंगे। बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जब हमें पूछते हैं कि आपने ऑपोजिशन के बारे में आरटीआई, ऑपोजिशन के बारे में आरटीआई क्यों फाइल करें? जो रूलिंग पार्टी है, मैं टैक्स ऑपोजिशन को थोड़ी भरता हूं, आप टैक्स ऑपोजिशन को थोड़ी भरते, आप टैक्स तो देते रूलिंग पार्टी को। तो यहाँ पे मैं टैक्स भरूं नरेंद्र मोदी जी के लिए, नरेंद्र मोदी जी विदेश में घूमेंगे और हम आरटीआई डालेंगे ऑपोजिशन के ऊपर, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। ये जो भद्दा सा लॉजिक था, तो बेसिकली इस टाइप का डिबेट था जहां पे ना हेड था ना टेल था। तो बाद में वो डिबेट हमने खत्म हो गया और उसके बाद से हमारा फोन बजने लगा। इन्होंने कोई हैशटैग चलाया था ट्विटर पे, और उसी दरमियान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने हमारे एक आरटीआई था जो उनके वेबसाइट पे डाल दिया विदाउट कवरिंग माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो मेरा फोन नंबर और मेरा एड्रेस ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने स्ट्रेटेजिकली बस उसी सुबह लीक कर दिया वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद से कॉल आना शुरू हुआ, मैसेजेस आना शुरू हुआ, धमकियां आना शुरू हुआ, आप तो एंटी हिंदू है, आप ये हो, माँ बहन की गालियां आ रही है, फैमिली के लिए रेप थ्रेट्स आ रहे हैं मैसेज पे। हमारे फोन में लिटरली 1 घंटे में, मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, 1 घंटे में 198 मिस्ड कॉल्स आ रहे थे उसके ऊपर, 138 टू 198। 198 से ऊपर दिखाता नहीं है क्योंकि आईफोन की कैपेसिटी सिर्फ 200 लास्ट कॉल दिखाते हैं, उसके ऊपर दिखाता नहीं है। पर लिटरली एवरी मिनट, कम से कम मतलब हर सेकंड, जैसे 4:41 PM, 4:42 PM, 4:43 PM, 3 मिस्ड कॉल होंगी, इस तरीके से चल रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे, सब हो रहा था। तो ठीक है, उस दरमियान हमने देखा ऐसी बात है, हम कोलेट करने लगे कुछ डिटेल्स। आई सेड यू नो, आई विल फाइल अ कंप्लेंट विद द साइबर पुलिस, विद द महाराष्ट्र पुलिस। अराउंड ये चल रहा है मसला, अराउंड 2 बजे के आसपास जी न्यूज का फिर से फोन आता है कि आप शाम को लाइव आएंगे। ऐसे हम आपके वाहियात चैनल पर लाइव नहीं आएंगे। मतलब इतना सुबह जब मैंने आपको कह दिया है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग टू योर चैनल, दिस वाज अ ट्रैप। ये बात चल रही है, तभी अचानक से 3 बजे मेरे विंडो में से नीचे से आवाजें आ रही है, जय श्री राम, साकेत गोखले हाय हाय करके। तो हमने अचानक जाके खिड़की में देखा, बड़ा नीचे एक 15 लोग, अभी हम तो विंडो से देख रहे थे, एक कुछ 15 लोगों का मॉब वहां पे इकट्ठा हुआ था। और उन्होंने हमारे वॉचमैन के साथ मैसेज भेजा घर पे कि साकेत गोखले कहाँ रहता है, उसकी माँ को नीचे लेके आओ। बाप रे बाप। दैट वाज द स्कैरी पॉइंट नंबर 1। नॉट साकेत गोखले कहाँ रहता है, साकेत गोखले को बुलाओ। देयर थिंग वाज साकेत गोखले की माँ को नीचे ले आओ। और इनकी नारेबाजी चल रही है। तभी तो हमारी मम्मी बोली हम तो नहीं उतरेंगे नीचे। पुलिस को फोन किया उन्होंने, तब तक वो लोग नीचे खड़े थे। वॉचमैन ने उन्हें जाने के लिए 10 बार बताया, वो नारे लगा रहे थे। फिर वो एक खड़ा रह के नारा लगा रहा था कि साकेत गोखले मोदी जी के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है, ऐसे लोगों को क्या क्या करना चाहिए। ये पूरा भाषण नीचे दिया और तब तक पुलिस पहुंच गई थी, तो मॉब डिस्पर्स हो गया। तो उसके बाद थैंकफुली हमने, जब मॉब आया था वहां पे, क्योंकि ये देखिए, आई हैव द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ मैन विद अ हिंदू नेम, विद अ अपर कास्ट हिंदू नेम। Now imagine if this was a Muslim person in my place or a Dalit person in my place. ये मॉब नीचे नहीं रुकता, ये तो घर के अंदर घुस जाता। एंड जब ये दरवाजे तक बात पहुंचती है, देखिए मैसेजेस होते हैं, कॉल्स होते हैं, फेसबुक पे ट्रोलिंग होता है, ट्विटर पे होता है। ये तो अभी नया नॉर्मल हो गया कि मतलब स्पेशली प्रधानमंत्री जी जिनको फॉलो करते हैं, वो तो एकदम ही घटिया किस्म के ट्रोल होते हैं ज्यादा करके। तो जितना घटिया कोई ट्रोल होगा तो 100% मोदी जी उसको फॉलो करते हैं ट्विटर पे। तो इसकी तो लेकिन थोड़ी देर बाद आदत हो जाती है। यू डेवलप अ थिक स्किन, आप बोलते हो कि ठीक है भैया, ये ट्रोल्स है, इनका काम ही है ये करना। जब आपकी चौखट तक पहुंच जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये कल आपकी जान ले लेंगे, ये चाहे तो। अच्छा, पूरे दिन मैसेजेस आ रहे हैं, आपको मार डालूंगा। फिर हमारी मदर के फोन पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका बेटे को जीने का हक नहीं है, मैं उसको मार डालूंगा और फिर मैं जाके कोर्ट में सरेंडर कर दूंगा, बट इट्स हाई टाइम एंड ही हैज टू डाई नाउ करके ये मैसेजेस आ रहे हैं हमारी मम्मी के फोन पे। सो ऑल ऑफ दिस हैड बीन हैपनिंग यस्टरडे। थैंकफुली हमने ये ट्विटर पे वो वीडियो डाला था, हमने स्टेट के होम मिनिस्टर उसने अपील की थी, तभी हमने अनिल देशमुख साहब जो हैं स्टेट के होम मिनिस्टर, हमने उनको टैग किया था। एंड सचिन सावंत जी जो कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र स्पोक्स पर्सन है, उन्हें भी हमने कि उसी दिन दोपहर को इलेक्शन कमीशन वाले इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तभी दोपहर को 2 बजे। वो मुद्दा जो है वो काफी हीटअप हो गया था, काफी इंपॉर्टेंट था जी। और तो हमने फोन किया एंड उसी टाइम में पुलिस भी पहुंच गई थी और माननीय गृह मंत्री जी ने इंक्वायरी ऑर्डर की इसमें।
और हमें तुरंत पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया और पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया है। अब मुझे बाकी कॉल्स आ रहे, नंबर्स आ रहे, तो उस पर भी वो एफआईआर में अब जो कुछ भी नंबर्स हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी नंबर्स, 200-300 से ऊपर है, तो उसमें वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि ये नंबर स्प्रेड करने वाले पहले कौन थे, ये नंबर पहले कहाँ से मिला और किसने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किया, एंड फिर उनके खिलाफ पुलिस जो एक्शन है, लीगल एक्शन है, वो उनके खिलाफ ली जाएगी। सौम्या जी। ओके साकेत, थोड़ा एक मुझे याद है 2011 में एलके अडवाणी, क्योंकि अभी आरटीआई एक्ट की बहुत बात हुई, एलके अडवाणी ने बहुत कैटेगोरिकली तिरुवनंतपुरम में कहा था कि हमारी पार्टी आरटीआई के किसी भी रिव्यू के खिलाफ है। हमारी पार्टी मानती है कि आरटीआई इतना इम्पोर्टेंट टूल है कि वो गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाता है। पर ये वही सरकार है जिसने लास्ट ईयर 2019 में एक अमेंडमेंट लाई है आरटीआई में, जो डाइल्यूशन था। तो मुझे आप उसके बारे में बताइए कि वो क्या डाइल्यूशन था, और एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट उसने आपका काम कितना मुश्किल कर दिया है। क्या आरटीआई के ऊपर इनको पहले से आरटीआई के साथ प्रॉब्लम था, जब से ये सरकार आई है तभी से, बिकॉज आरटीआई का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि आप जो एप्लीकेशन भेजते हो वो उसी मिनिस्ट्री का एक ऑफिसर होता है जिसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेट किया होता है, ये उसी अफसर के पास जाता है। उसके बाद फर्स्ट अपील अथॉरिटी होती है, वो भी उसी सिस्टम में, उसी मिनिस्ट्री में कोई पब्लिक सर्वेंट होते हैं, कोई उनसे सीनियर आईएएस ऑफिसर लेवल के कोई पब्लिक सर्वेंट होते हैं। और बाद में होता है जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहते हैं, जहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं और एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक चीफ उनके होते हैं। एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी की, उनको सेमी जुडिशियल पावर्स हैं। अब ये अमेंडमेंट जो लाया इसमें कि एक तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन था ये ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये जो काफी जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है कि जिसपे सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन जो ये ऑटोनॉमसली फंक्शन करते हैं, ये ना सरकार के लिए काम करते हैं ना विपक्ष के लिए करते हैं, दे आर सपोज टू बी इंडिपेंडेंट। तो ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो थे, इनकी अपॉइंटमेंट होती है या होती है, इट हैज बीन अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस थ्रू आउट, कि जिसमें सरकारी इंटरफियरेंस मिनिमल रखा गया था। तो ये अमेंडमेंट जो लाई गई पिछले साल, इस अमेंडमेंट के तहत अब सरकार को इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पोस्टिंग में ज्यादा अधिकार मिलता है, से मिलता है। सरकार को उनका टेन्योर कितना होना चाहिए उसके ऊपर उनको सेम मिलता है। और इससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपका केस अभी समझो कभी अगर अपील में गया, जैसे हमने पीएम केयर्स का एक आरटीआई फाइल किया था जो पीएमओ ने रिजेक्ट कर दिया, फिर हमने फर्स्ट अपील की, वो रिजेक्ट हो गई। अगर अभी हम चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाएंगे और वहां पे अगर हम अपील फाइल करेंगे, ये ऐसे भी हो सकता है कि केस ऐसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने आई होगी जिसको सरकार ने कुछ अपने कारणों के लिए अपॉइंट किया है विदाउट फॉलोइंग द अर्लियर रूल्स दैट वर लेड अंडर द लॉ। तो उसकी वजह से एक अप्रीहेंशन होता है कि इस एक्ट में इंफॉर्मेशन कमीशन जो अनबायस्ड होना चाहिए, वहां पे सरकार अपने लोगों को भर के वहां पे अपॉइंटमेंट्स डाल के दे सकती हैं, ताकि सरकार और रूलिंग पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे। ये सिर्फ ये इंफॉर्मेशन कमीशन में नहीं हुआ है, ये हमने देखा ये इलेक्शन कमीशन में भी हो चुका है। अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले जो अशोक लवासा इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो अशोक लवासा जी जो थे जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, या जिन्होंने डिसेंटिंग नोट्स दिए थे, उनको अनसेरेमोनियसली हटाकर मनीला फिलीपींस भेज दिया है ट्रांसफर पर। तो ये हमने हर इंस्टीट्यूशन में देखा, हम सीबीआई में भी देख चुके थे, जब आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर थे और राकेश अस्थाना के खिलाफ केस था और सीबीआई ने खुद के ऑफिस पे रेड कर दी, और जब अस्थाना एक कैंप के थे, मोदी जी के फेवरेट थे, और आलोक वर्मा को उनके खिलाफ अनलीश कर दिया था। तो ये हर इंस्टीट्यूशन में हमने देखा ही, जब से सरकार आई है 2014 में, ये हर इंस्टीट्यूशन में इंटरफियर करने की कोशिश करती है। हमारे पूर्व चीफ जस्टिस आज राज्यसभा में बैठते हैं सरकार के नॉमिनेशन पे, रंजन गोगोई जी। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस जो होता है, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी जो होती है, दिस गवर्नमेंट ये दे हैव बीन चिपिंग एट इट एवरी, धीरे से हर सिस्टम धीरे धीरे करके सिस्टम को खोखला बनाते जा रहे हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसमें भी यही कर चुके हैं। साकिब, आपने जितनी भी आरटीआई फाइल करी है पिछले 5-6 सालों में, या फिर पिछले 3-4 सालों में जब से आपने इस पे काम करना स्टार्ट किया है, उसमें से
आपको कितनी परसेंटेज में रिस्पॉन्स मिलता है या कितनों में मतलब आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है? क्या क्या रहता है आरटीआई पे? सब पे रिस्पॉन्स तो मुझे नहीं लगता आता होगा, पर क्या है, देखिए रिस्पॉन्स तो आता है 30 डेज में। हम उस तरीके से हम काफी कोशिश करते हैं कि हम रिलेंटलेस रहें, फॉलो अप करते रहें, अपील करते रहें। तो ज्यादातर यूजुअली अराउंड एक 70% आरटीआई में रिस्पॉन्स तो आता है। लेकिन वो 70% में से अगर 100 में से 70 पे अगर रिप्लाई आता है, वो 70 में से 10 ही होते हैं या 5 होते हैं जहां पे एक्चुअल इंफॉर्मेशन दी जाती है। बाकी में तो ये इंफॉर्मेशन इस सेक्शन के खिलाफ, इस सेक्शन के अंडर नहीं दी जा सकती, ये इंफॉर्मेशन जो है ये भारत की अखंडता के खिलाफ है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये, मतलब कुछ भी रीजंस देते हैं, और मतलब जिसमें कोई बेस नहीं होता है, लॉजिक नहीं होता है, जिसमें कोई सीधा जवाब भी नहीं होता है वहां पे। अब जैसे बीच में हमने कोई पीएम केयर के वेंटिलेटर के लिए एक पीएसयू में आरटीआई डाला था, उन्होंने कहा था नहीं ये वेंटिलेटर की कीमत हम बताएंगे आपको, तो भारत की सुरक्षा और अखंडता के खिलाफ है। अब ऐसे बेहुदे आंसर्स देते हैं ये लोग आरटीआई एक्ट में। ये लोग किसी भी ग्राउंड्स पे डिक्लाइन कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बस नेशनल सिक्योरिटी बोल दिए तो खत्म हो गया। अगर हम पूछेंगे कि भैया जब थाली बजाओ इवेंट हुआ था जनता कर्फ्यू का, क्या प्रधानमंत्री ने थाली बजाई थी, या आपको आरटीआई रिस्पॉन्स में कहेंगे दिस कैन नॉट बी डिस्क्लोज बिकॉज इट गोज अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बट दैट इज हाउ दे हैंडल इट। ये तो खैर जा सकता है साकेत। हाँ जी, हाँ ये तो देश की एकता अखंडता के खिलाफ जा सकता है। अगर मान लीजिए नहीं बजाई हो तो, हाँ नहीं बजाई हो तो फिर तो कोरोना वायरस मास्टर स्ट्रोक है ना, 12 घंटे में मर जाता है कोरोना वायरस। लेकिन उनके पास और भी जरूरी काम है, वो जनता की तरह खाली थोड़ी बैठे हुए हैं यार। तो देखिए उनको इतनी बातें कहनी, उनकी मन की बात करने में ना, मतलब अगर हम बैठेंगे तो वो अगले 5 साल तक मन की बात करते रहेंगे। तो वो तो इशू है। ये जवाब देते नहीं। बात वही, ये सरकार का देखिए प्रधानमंत्री है ना, किसी भी सरकार का एक चिन्ह होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आपका लीडर जैसे होता है उसी तरीके से आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करता है। अब जो प्रधानमंत्री 6 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते, प्रेस को जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते, अब उनसे आरटीआई में क्या ट्रांसपेरेंसी? पर मुझे लगता है कि हो सकता है यार वो सोचते होंगे कि सब कुछ तो मैं मन की बात में कह देता हूँ, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है। देखिए उनका हाँ नहीं, उनका एक स्टाइल रहा है कि देखिए ये उनका मानना है मोदी जी का, और वो बहुत सीरियसली मानते हैं, मतलब ये चीज वो अपने दिल से मानते हैं कि उन्हें लगता है कि आई एम द किंग ऑफ इंडिया, मैं यहाँ का शहंशाह हूँ, और जितनी मेरी मर्जी आपको बताना है, बस आपको नीड टू नो बेसिस, आपको इतना जान लिया बस काफी है, उससे ज्यादा आपने सवाल नहीं पूछना है। आपको कहा बालकनी में जाके थाली बजाओ, 5 बजे बजाओ, क्यों बजानी है? क्या कुछ घरों में पिता होते हैं ऐसे? हाँ नहीं, वो सवाल नहीं पूछना है, सवाल नहीं पूछने आपको। जी आप उन्होंने आपको बताया कि बस आप बालकनी में आज आपने बस अंधेरा करके दिया लगाना है, तो बस अंधेरा करके दिया लगाना है। आप नहीं करोगे तो बाजू के पड़ोसी 2-4 आएंगे और आपको एंटी नेशनल बोल के पीट देंगे, या आपके ऊपर सरकार देशद्रोह का चार्ज लगा देगी। साकेत, पीएम केयर्स फंड वाले में क्या क्या जानकारी मिली आपको, कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? पीएम केयर्स में, सॉरी आई जस्ट हैव सम, बिल्कुल। देखिए पीएम केयर्स जो है, ये फंड का कॉन्स्टिट्यूशन ही इतना अजीब है, बिकॉज ये काफी, मतलब ये इशू डिस्कस हो चुका है, काफी लोगों ने अपनी राय दे दी है इस पे, बट तो समिट अप बात ऐसी है कि पीएम प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड एक ऑलरेडी नेशनल फंड था जो प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल के अंदर आता है, एंड इट्स अ नेशनल फंड जिसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं डोनेशंस। और ये प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड इसलिए सेटअप कर दिया गया था कि जब इमरजेंसी होती है, कोई नेशनल कैलामिटी होती है, जब भूकंप आता है या फ्लड्स होते हैं, ऐसे समय में जब किसी स्टेट को या किसी रीजन को अगर सहायता देनी हो, तो बीच में जो गवर्नमेंट का रेड टेप होता है कि हमारे अपने आप ही म्युनिसिपल लेवल होता है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है, नेशनल लेवल होता है, तो कोई भी सहायता देनी हो सेंटर से, वो कहीं रेड टेप में ना फंस जाए। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड क्रिएट कर दिया गया था कि प्राइम मिनिस्टर को पावर्स हैं कि वो अपने डिस्क्रेशनरी पावर्स यूज करके इस फंड में से किसी भी नेचुरल कैलामिटी, कोई भी डिजास्टर होता है तो वो फंड एलोकेट कर सकते हैं उसमें से। जी 28 मार्च को प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड अनाउंस कर दिया। अब ये फंड क्यों किया, तो बोलते हैं ये कोरोना संक्रमण के लिए लड़ने के लिए है। अब वो पीएम केयर्स की जरूरत नहीं थी, पीएम एनआरएफ के फंड से भी कोरोना से लड़ सकते हैं, मतलब ये पैसे और वो पैसे ऐसी कि ये कोरोना इम्यूनिटी वाले पैसे हैं
और वो नॉन कोरोना रेजिस्टेंट पे, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं उन पैसों में, तो पैसे हैं तो वो यूज हो सकते हैं। तो चलिए खैर इन्होंने फंड शुरू किया। सबसे पहली अजीब बात आपको मैं बताता हूं कि 28 की शाम को उन्होंने, 27 के 28 के, आई एम लिटिल कंफ्यूज, तो शाम को मोदी जी ने ये फंड एक प्रेस रिलीज के द्वारा अनाउंस किया, उन्होंने ट्वीट कर दिया और कहा कि ये पीएम केयर फंड हमने शुरू कर दिया है और लोग उसमें डोनेट करें। दूसरे दिन सुबह तक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो पेटीएम हो या कोई मिनिस्ट्री हो या इंडियन रेलवेज हो, सब ने हम 100 करोड़ देंगे, हम 200 करोड़ देंगे, अक्षय कुमार जी कहते हम 25 करोड़ दे देंगे। ये अमाउंट सब लोगों से आने लगी, मतलब दूसरे मॉर्निंग तक तो कई करोड़ इकट्ठा हो चुके थे। अब इसमें सवाल नंबर एक ये होता है कि आप किसी भी कंपनी, आई एम श्योर आपकी कंपनी में भी होता होगा, विच इज कोई भी डिसीजन लेने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और वो बोर्ड डायरेक्टर्स ने साइन ऑफ करने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। बिल्कुल। तो एक बात बताइए कि मोदी जी ट्वीट करते हैं शाम को कि हम पीएम केयर्स फंड शुरू कर रहे हैं, एक रात में पेटीएम कंपनी के सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम 200 करोड़ रिलीज कर देंगे, साइन भी कर देते हैं और दूसरे दिन मॉर्निंग में वो पीएम केयर्स में क्रेडिट भी हो जाता है। और ये सब चल रहा है जबकि एक लॉकडाउन शुरू है कंट्री के अंदर। तो क्वेश्चन इज, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स कहां हुई थी इन कंपनीज के? Did all the directors on the boards of these companies, क्या इन सब लोगों ने साइन ऑफ किया था या ये डिसीजन पहले से लिया हुआ था, ये फंड अनाउंस किया? तो ये जो बात है ये एडअप नहीं होती यहाँ पे। मतलब आज अगर कहीं आप लैपटॉप पे बहुत एक अच्छा डील देखोगे तो भी आप सुबह तक सोचोगे खरीदना है कि नहीं, मतलब आप एक दो लोगों को कंसल्ट करोगे। बिल्कुल। इफ इट्स अ बिग, मतलब ये कोई अभी 10-5 लाख नहीं दे रहे थे, ये 200 करोड़ का डोनेशन दे रहे थे। तो बट ऑब्वियसली आपको इंटरनल गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये मिस्ट्री नंबर 1 है कि इन कंपनियों ने अचानक से इतने अपने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के परमिशंस कहां से लाए, ये खुद ही जाने, वो या प्रधानमंत्री जाने। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि ये फंड टैक्स एग्जम्प्ट है, लेकिन फॉरेन डोनेशंस अब तक हम ले नहीं रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। पहले दिन पे कहा फॉरेन डोनेशन लेंगे, 28 तारीख को कहा फॉरेन डोनेशन नहीं लेंगे। 29 तारीख को प्रधानमंत्री ने इंडिया के जो एम्बेसडर्स हैं हर एम्बेसी में दुनिया भर में, उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल किया और कहा कि नहीं हम फॉरेन डोनेशंस तो लेंगे। 30 तारीख को हम पीएम केयर्स की वेबसाइट पे गए, डोनेट के बटन पे क्लिक किया, वहां पे लिखा था वी डोंट येट एक्सेप्ट फॉरेन डोनेशंस बट अकाउंट इज कमिंग सून। तो एक बात समझ में नहीं आती, आप 27 को कह रहे हो फॉरेन डोनेशंस लेंगे, नहीं लेंगे, फिर कहते हो लेंगे, फिर आप सब एम्बेसडर्स को बोलते हो कि फॉरेन डोनेशंस लाइए, लेकिन पीएम केयर्स एटलीस्ट अंटिल 2 अप्रैल फॉरेन डोनेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जी। तो डोनेशंस कहां से आए? एफसीआरए लाइसेंस था उनके पास, ये कोई डॉक्यूमेंट्स पीएमओ देने को तैयार नहीं है। तीसरी बात, जब इन्होंने पहले अनाउंस किया था कि पीएम केयर्स के पास एटीजी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है, इसका मतलब आप अगर पीएम केयर्स में कोई भी धनराशि डालोगे, डोनेट करोगे, उसके ऊपर आपको 100% टैक्स रिबेट मिलेगा। अब जब इनके पास एटीजी सर्टिफिकेट था तो 1 तारीख को इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया और इनकम टैक्स एक्ट में ही बदलकर पीएमएनआरएफ के आगे पीएम केयर्स का नाम लगा दिया और कह दिया कि पीएम केयर्स इज exempt from all kind of donations and any kind of donation will not be taxed। अब ये ऑर्डिनेंस आने की क्या जरूरत थी अगर जब पहले से आप कह रहे हो कि एटीजी एग्जेम्प्टेड है? तीसरी बात, अचानक 29 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि सीएसआर डोनेशंस जो है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर जो कंपनीज को मैंडेटरी हर साल 2% ऑफ रेवेन्यूज जो डोनेट करने पड़ते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि केयर्स को जाने वाले जो फंड्स होंगे वो सीएसआर एलिजिबल होंगे, मतलब कंपनी अपना सीएसआर का जो फंड है वो पीएम केयर्स में डाल सकती है और उस कंपनी को मिलेगा। इसलिए उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया 1 तारीख को। अब सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि पीएम केयर्स, और अगर आप इनकम टैक्स एक्ट, आप टैक्स एग्जेम्प्ट कर रहे हो, देखिए ये फंड का ऐसे तो नहीं हुआ कि मोदी जी को अचानक, वो मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं ना अपने आप को, तो अचानक तो नहीं हुआ कि ऐसे मास्टर स्ट्रोक एक रात में आ गया और उन्होंने पीएम केयर्स फंड अनाउंस किया। तो ये आइडिया तो उनकी काफी पहले से चल रही होगी। अब सबसे शॉकिंग बात यह है कि 23 तारीख तक पार्लियामेंट सेशन में था और 1 अप्रैल को इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया। तो ये बिल जो है ये 10 दिन पहले क्यों नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता था जब पार्लियामेंट सेशन में था? तो ये ऑर्डिनेंस इन्होंने क्यों लाया? ताकि पार्लियामेंट को बाईपास कर सके। ये पहली बात है। दूसरी बात, पीएम केयर्स में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई फाइल किए काफी सारे, मैंने भी फाइल किया था, उसमें जवाब आया कि पीएम केयर्स इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। अब आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 2H है
उसमें देयर इज अ डेफिनेशन फॉर पब्लिक अथॉरिटीज, एंड उसमें कहा गया है कि पब्लिक अथॉरिटी ऐसी किसी भी संस्था को इस एक्ट में माना जाएगा जो एक या तो केंद्रीय या राज्य सरकार से धनराशि पाती है सिग्निफिकेंट अमाउंट में, बी ऐसी कोई संगठन जिसकी स्थापना एक सरकारी ऑर्डर के द्वारा की गई हो, या तीसरी एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सब्सटेंशियली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये मेन क्राइटेरिया होते हैं पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करने के लिए कि ये सरकारी, ये पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए। अब आप पीएम केयर्स को देखने जाओगे तो आरटीआई रिस्पॉन्स में पीएमओ कहते हैं कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अब पीएम केयर्स यूज करता है इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम अपने लोगों में, उसके नाम में पीएम केयर्स लिखा है, प्रधानमंत्री केयर्स, प्राइम मिनिस्टर केयर्स। ये फंड का नाम तो नरेंद्र मोदी केयर्स नहीं है, पीएम केयर्स नाम है फंड का। इस फंड को ऑपरेट जो करते हैं वो पीएमओ में से 2 आईएएस ऑफिसर है, एक अंडर सेक्रेटरी फंड्स और एक जॉइंट सेक्रेटरी एडमिन। इन 2 ऑफिसर्स को काम दिया गया है इस फंड को एडमिनिस्टर करने का। चौथी बात, जब पीएम केयर्स फंड अनाउंस हुआ था तो इंडियन रेलवे से लेके, इंडियन ऑयल से लेके, ओएनजीसी से लेके, एसबीआई से लेके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेके बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने अपना पैसा इस पीएम केयर्स में डोनेट किया था। काफी जगहों पे एम्प्लॉइज की फोर्सिबली एक दिन की तनख्वाह भी काट ली गई थी और वो पुल इन करके यहाँ पे डोनेट की थी। तो ये पैसा तो है सरकारी पैसा। अगर ओएनजीसी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर भारत सरकार के अंडर आता है तो उसका पैसा पीएम केयर्स में डालते हो, इसका मतलब भारत सरकार का पैसा पीएम केयर्स में जा रहा है। तीसरी बात ये है कि काफी सारे मिनिस्ट्रीज ने जब सीएसआर एग्जेम्प्ट करने के नोटिफिकेशन निकाले थे, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पीएम केयर्स को, तो उसमें क्लियरली लिखा था दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप द पीएम केयर्स फंड। अब ये फंड स्थापन तो किसी ने तो किया होगा, इसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री है, 3 मिनिस्टर्स फाइनेंस, डिफेंस एंड होम, ये इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज हैं। तो ये नॉन गवर्नमेंटल पीपल नहीं है ना, प्रधानमंत्री और 3 मिनिस्टर्स होती है तो सरकारी अथॉरिटीज है। तो इसके बावजूद पीएमओ का कहना है कि ये पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आता है, और उसकी वजह से दुर्भाग्यवश हमें ना पीएम केयर्स के ट्रस्ट डीड देखने को मिलते हैं, ना उनके अकाउंट देखने को मिलते हैं, ना उसके बारे में कोई डिटेल हम पता कर सकते हैं। तो फिलहाल पीएम केयर्स के ट्रस्टी बोर्ड पे ऐसा प्रोविजन है कि 3 आउटसाइड पीपल कैन बी अपॉइंटेड। ये कोई भी पब्लिक फिगर हो सकते हैं, कोई भी, जो सरकार डिसाइड करे वो कैसे अपॉइंट होंगे। अच्छा, उनके पास क्यों पावर होगी निर्णय लेने की कि ये पैसा कैसा खर्च हो, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि इस ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स ही वो रिवील नहीं कर रहे आरटीआई एक्ट में। ये हो गया तीसरा इशू इसके ऊपर। इसमें चौथा इशू ऐसा है कि पीएम केयर्स में जो वेंटिलेटर्स, एक अनाउंसमेंट की थी 23 मई को कि 3000 करोड़ रुपए पीएम केयर्स ने डोनेट किए हैं 50,000 वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए, क्योंकि भारत में वेंटिलेटर का शॉर्टेज है। उनमें से एज ऑफ 23 जून सिर्फ 1324 वेंटिलेटर्स डिलीवर हुए हैं। जिस तारीख को पीएमओ का प्रेस रिलीज आया उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बिहार में एक रैली को एड्रेस करते हुए कहा कि जून एंड तक 60,000 पीएम केयर्स के वेंटिलेटर भारत के अस्पतालों में पहुंच जाएंगे। उस 23 जून के बाद कोई अपडेट आया नहीं है। हमने वन ऑफ द वेंटिलेटर कंपनीज जो है, जो इनमें से 50,000 में से जो कंपनी 30,000 वेंटिलेटर्स बना रही है जी, उनके पास आरटीआई डाला था, बीएल नाम है, स्टेट ओन्ड कंपनी है, बीएल स्कैनरे वेंटिलेटर जी। उनके पास हमने आरटीआई डाला था कि आपके वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर कितने हुए, पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर बनाए कितने गए। तो उनका कहना था एज ऑफ 15 जून 4,000 वेंटिलेटर्स ही मैन्युफैक्चर हुए हैं, मैन्युफैक्चर ही 4,000 वेंटिलेटर्स हुए हैं। जो इसमें से 10,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर, जो 50,000 में से 10,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर एक एग्वा हेल्थ केयर करके कंपनी को दिया गया है जी। ये एग्वा केयर के वेंटिलेटर्स जो है ये बंबई के अस्पतालों ने, दिल्ली के लोकनायक अस्पताल ने और एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल ने ये वेंटिलेटर्स रिजेक्ट किए हैं, क्योंकि उनका सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के है। सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के कैसे कि ये वेंटिलेटर्स जो अपने मॉनिटर पे लेवल ऑफ ऑक्सीजन बताते हैं उससे एक्चुअल लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो पेशेंट को दिया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो समझो अगर मॉनिटर 100 दिखा रहा होगा तो पेशेंट के पास ओनली 70% ऑक्सीजन पहुंच रहा है जी। उस बाद में हफिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट ये भी की थी कि कंपनीज के एम्प्लॉइज ने एडमिट किया है एग्वा हेल्थ केयर के कि उन्होंने इंटरनली उस वेंटिलेटर के सॉफ्टवेयर का टैंपरिंग किया था, जिससे ऑक्सीजन फ्लो उसमें हायर दिखाए, वेयर इन एक्चुअलिटी ऑक्सीजन फ्लो इज मच लोअर। अब ये ऐसे वेंटिलेटर्स के ऊपर सरकार खर्चा कर रही है 4 लाख रुपया प्रति वेंटिलेटर। अगर आप 3,000 करोड़ और 50,000 वेंटिलेटर पे आप 3,000 करोड़ खर्चा करोगे
तो पर वेंटिलेटर प्राइस आता है 4 लाख रुपीस। जो कंपनियां ये वेंटिलेटर मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो सब कह रही है कि हमारे वेंटिलेटर की कीमत 1 लाख से 2 लाख के बीच में है। तो सवाल फिर से ये उठता है कि प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड के थ्रू पर वेंटिलेटर 4 लाख क्यों अलॉट किए हैं, जबकि वेंटिलेटर की कीमत सिर्फ 1.5 लाख के आसपास है। तो ये बचा हुआ बीच का 2.5 लाख रुपया है वो किसकी जेब में जा रहा है हमें किसी को पता नहीं, क्योंकि पीएम केयर्स इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट। और जी जी सरकार जवाब नहीं आ रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि ट्रांसपेरेंसी, वो अपडेट्स नहीं दे रहे, वो सो मोटो डिस्क्लोजर्स करते, वो अपडेट्स से कितने वेंटिलेटर खरीदे गए हैं सब पूछ चुके। ये सवाल ऑपोजिशन ने उठाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, ये काफी दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज ने उठाया था, ये सवाल मीडिया ने, 2-4 जो बचे कुछ ढंग के मीडिया आउटलेट्स है उन्होंने ये सवाल उठाया था, लेकिन इसके ऊपर अब तक सरकार का कोई जवाब आया नहीं कि पीएम केयर्स के वेंटिलेटर कहां गए, कितने खरीदे, कितने में खरीदे, ये किसी को पता नहीं है। साकेत, ये तो सरकार का हिस्सा हो गया। अदालत का जो अप्रोच है इस पे, पीएम केयर्स का मामला अदालत में भी गया, कोर्ट में गया, और कोर्ट का अप्रोच उसके बारे में आप मतलब कैसा दिखता है आपको? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पे हालांकि काफी कड़ा रिमार्क किया है, बट देखिए जो पिटिशंस कोर्ट में फाइल हुए हैं ना, एक 2-3 अलग टाइप के पिटिशंस हैं, जो बिकॉज हर पिटिशन क्या होता है, समझो पीएम केयर्स के बारे में भी होगा, बट पिटिशन में फर्क होता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रेयर इज आस्क्ड, कि आप कुछ अलग सॉल्यूशन मांगोगे या कोई दूसरा एप्लीकेंट है वो कोई दूसरा सॉल्यूशन सीख कर रहा होगा। तो उनमें से एक पीआईएल जो था, जो दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुआ था, उसमें पिटिशनर ने डिटेल्स मांगे थे पीएम केयर्स के ट्रस्ट डीड के कॉपीज, उनके बायलॉज के कॉपीज, उनके रजिस्ट्रेशन के कॉपीज, ये सब मांगा था। और जो बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में जो हुआ है उसमें उन्होंने डिटेल अकाउंट्स मांगे हैं कि कितने पैसे पीएम केयर फंड में आए, किसने डोनेट किए, कहां खर्चा हुआ। तो ये दोनों पिटिशंस में जो है, ये दोनों पिटिशंस के प्रेयर काफी अलग है एक दूसरे से। अब जो बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटिशन है उसमें कोर्ट ने नोटिस इशू किया था, सेंटर को रिस्पॉन्ड करने के लिए 4 वीक्स दिए गए थे। वो 4 वीक्स इलैप्स हो चुके हैं अभी, लेकिन उसका फर्दर कोई हियरिंग हुआ नहीं है। और जहां तक हमें पता है दिल्ली में जो पिटिशन था वहां पे हाई कोर्ट में वो पिटिशन विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि जो पिटिशनर थे उन्होंने इस बारे में आरटीआई डाला नहीं था। तो उसमें कोर्ट का ग्राउंड ऐसे था कि आप आरटीआई एप्लीकेंट नहीं हो, आपका आरटीआई रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट आ नहीं सकते, आपको पहले आरटीआई फाइल करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे जैसे लोग हैं जिनका फर्स्ट अपील भी रिजेक्ट हो चुका है, हम कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि वी हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड नो बाय द पीएमओ। लेकिन वहां पे जो एप्लीकेंट थे तो ऐसे बाद में पता चला कि उनका आरटीआई फाइल नहीं हुआ था, उन्होंने जो न्यूज पढ़ी थी उसके बेसिस पे एप्लीकेशन फाइल किया था। तो आई थिंक कोर्ट ने उनको कहा है कि आप पीएमओ को अप्रोच कीजिए। एंड जो लास्ट हमने खबर सुनी थी कि वो एप्लीकेंट जो है उन्होंने पीएमओ को अप्रोच किया था, दे वर वेटिंग फॉर अ रिस्पांस फ्रॉम द पीएमओ, एंड वंस एज एक्सपेक्टेड पीएमओ रिजेक्ट्स देयर इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, देन दे कैन गो टू कोर्ट। अब सवाल ये है कि ये केस को अर्जेंसी जो चाहिए वो मिल रही है क्या? प्रोबेबली नॉट, बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रेसिंग मैटर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। बट आज के दिन में हम जब जुडिशरी में भी हम अर्जेंसी एक्सपेक्ट करते हैं तो इतने सारे इशू आप साइड बाय साइड रखोगे। अभी पीएम केयर्स अर्जेंट इशू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो डिटेंशन में, उनके हेबियस कॉर्पस पिटिशन में 4-4 महीने लग जाते हैं। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिनके बेल एप्लीकेशन आते नहीं है। बराबरा राव जो पोएट है उनके केस में हमने देखा कि उनकी सेहत इतनी खराब हो चुकी थी, वो अपने डेथ बेड पे हैं, लेकिन उनका पिटिशन आ ही नहीं रहा था हियरिंग के लिए। जब बेल पिटिशन आया तब वो एनआई ने ऑपोज किया है। तो फिलहाल हमारे देश में संकट इतने सारे हैं, हमारे देश में प्रॉब्लम इतने सारे हैं कि वो हर एक चीज अर्जेंट है। टेक्निकली देखा जाए तो हर एक चीज पे अर्जेंट रेजोल्यूशन होना चाहिए, बट क्वेश्चन ये है कि इसमें से अब कौन सा प्रायोरिटाइज हो और कौन सा प्रायोरिटाइज ना हो। अगर आज हम डिमांड करेंगे कि पीएम केयर्स का इशू जुडिशरी में प्रायोरिटाइज हो तो ये गलत होगा, क्योंकि जो एक्टिविस्ट अंडर डिटेंशन है, जो एक्टिविस्ट अनलॉफुल डिटेंशन के अंडर है, उनको रिलीज करना प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम वो भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पीएम केयर्स के एप्लीकेशन को, पीएम केयर्स के जजमेंट को देर लग रही है क्योंकि हेबियस कॉर्पस के पिटिशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उन पे सुनवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि काफी लोगों के बेल एप्लीकेशंस क्लियर किए जाए। तो द क्वेश्चन इज, देयर इज अ लॉट ऑफ डिले टुडे and there is no reasonable answer for this delay that's happening within our judicial system. सौम्या, आप कुछ पूछना चाह रहे थे?
साकिब, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का एक तरीका तो होता है वोटिंग, पर काफी तरीके हैं जो आप कर रहे हैं। मतलब आप आरटीआई यूज करते हैं, आप पीआईएल यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन जो करेंसी होती है, जो सबसे ज्यादा नेसेसरी है एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन के लिए, आप उस पे काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा जानना चाहती थी कि एक तो आपने ये कैसे स्टार्ट किया, मतलब क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, और फिर थोड़ा इन चीजों के बारे में बात की, इस प्रोसेस को सीखने का, और हम जैसे लोग अगर या और भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो ये करना चाहें तो किस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें पहली बात जो आपने कही कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम पार्टिसिपेट करते हैं, सो वोटिंग इज वन वे, बट उसमें भी मैं थोड़ा सा, मेरा एक अलग व्यू पॉइंट है, विच इज काफी सारे लोगों को लगता है कि जब वो वोट कास्ट करते हैं, और ये हमारे दिमाग में बार बार डाल दिया गया है कि आप एक वोट से फर्क पड़ता है, आपके एक वोट देश का भाग्य बदल सकता है। ये झूठ है। एक वोट से आज तक ऐसा कोई भी मेजर चुनाव नहीं है जहां पे कैंडिडेट एक वोट से हारा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वोटिंग के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है? वोटिंग के टाइम पे इंपॉर्टेंट है कि आप जब वोट करने जाए तब आप एक सर्टेन आइडियोलॉजी दिमाग में रख के, एक सर्टेन वोटिंग ग्रुप को दिमाग में रख के आप वोट करें। तो ये गलत है अगर मैं वोट करने जाऊंगा, मैं कहूंगा कि भैया दिल्ली में ठीक है, मोदी सरकार स्टूडेंट्स को उठा के जेल में डाल रही है और लोगों को मार रही है, लेकिन मेरे घर के बाहर की सड़क बहुत अच्छी बनाई है। ये फेयरनेस नहीं होता है, बिकॉज आपको एक बिगर पिक्चर देखना पड़ता है जब आप इलेक्शन में वोट करते हो। एक बहुत पुराना मिथ भी है इंडिया में जो लोगों के मन में ड्रिल किया गया है कि इलेक्शंस और डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है आपके एरिया में जो सबसे बढ़िया कैंडिडेट है उसको वोट करें। ये कुछ सालों तो पहले तक ठीक था, लेकिन आज इंडिया में जैसे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्शंस को काफी प्रेसिडेंशियल स्टाइल बना दिया है। वो कहते हैं हर एक जगह पे कि आप उनके जो कैंडिडेट्स हो, वो चाहे वो विधानसभा के हो या चाहे म्युनिसिपल इलेक्शन के भी हो, वो जाके कहते हैं आपका एक वोट है वो मोदी जी के लिए वोट है। तो ये इंपॉर्टेंट सी चीज है कि आप जब वोट करने जाए, आप पहले यू नीड टू बी फर्स्ट क्लियर ऑफ योर आइडियोलॉजी एंड हैव अ क्लियर आइडिया इन योर हेड हु यू आर वोटिंग फॉर, आप किसको वोट देने वाले। दूसरी बात, परफेक्ट कोई नहीं होता है। आपको वोट देते टाइम समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि इनमें से प्रॉब्लमैटिक खामियां हम सब में है, आप में है, हम में है, वैसे पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज में भी होती है। उसमें उन्होंने देखना है कि भैया कौन सी खामी है जिसके साथ हम जी सकते हैं या शायद हम इसको कल वोटिंग के थ्रू बदल सकते हैं, और कौन सी खामी है जो इस देश के लिए हानिकारक है। और तीसरी बात, अगर आपको नोटा वोट करना है तो वोट कीजिए ही मत, क्योंकि नोटा जब लाया गया था वो इसलिए लाया गया था कि कोई आपके नाम पे बोगस वोटिंग ना करे। जब बैलेट बॉक्स होते थे और बैलेट पेपर होते थे, आपके नाम पे कोई बोगस वोटिंग ना करे, इसलिए नोटा ऑप्शन लाया गया था कि आप वोट कर सके, बट जरूरी नहीं आप किसी पार्टी को वोट करें। आज अगर आप जाके नोटा को वोट देते हो, इसका मतलब है कि आपका वोट ना रजिस्टर हुआ है, ना आपने कहीं से इस डेमोक्रेसी में प्रैक्टिस किया है। सॉरी, सो दैट इज माय व्यू एट द एंड ऑफ द डे। एंड डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अभी जैसे आप कहें एक्टिविस्ट, आपने कहा पीआईएल्स फाइल करते हैं, या काफी सारे लोग आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल करते हैं, काफी सारे लोग धरना करते हैं। हमने देखा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे काफी सारे लोग सड़कों पे उतरे थे और स्टूडेंट्स ने, एक्टिविस्ट ने काफी सारा प्रेशर बना के रखा था, नॉर्मल लोग उतरे थे। लेकिन एक बात हम हमेशा भूल जाते हैं कि कोई भी पब्लिक एक्शन अगर आपको लेना हो, किसी भी सरकार को अकाउंटेबल रखना हो, तो आपको अलायंसेस बनाना बहुत जरूरी है। आप सोलो एंटिटी या सोलो पर्पस पकड़ के, आप एक छोटा चीज पकड़ के अगर उसी पे लगे रहेंगे तो आप ज्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, जब हम लड़ते हैं तब हमारे दिमाग में द बिगर गोल इज कि जो फाशिज्म हमारे देश के ऊपर आया है, जो संकट पिछले 6 साल में आया है, जिस तरीके से माइनॉरिटीज, दलित्स पे अत्याचार हो रहे हैं, स्टूडेंट्स पे अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ाई गई है, तरीके क्या है कि भैया हमें इंश्योर करना है कि अगले स्टेट इलेक्शंस जो हो या लोकसभा इलेक्शंस हो, इसमें अब वो जीत के ना आए, इसके लिए आपको लोगों को अवेयर करना पड़ता है। इसलिए फिर आप आरटीआई करोगे, आप पीआईएल करोगे, आप बाकी लोगों के साथ अलायंसेस करोगे, आप साथ में काम करोगे। तो ये कॉमन कॉज ढूंढना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे देश में एक बहुत दुर्भाग्य की बात आज है कि जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, जो एक्टिविस्ट हैं, वो इतने स्कैटर्ड है कि उनमें कोई कंसेंसस नहीं है। तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या होता है कि सब धक्का तो दे रहे हैं,
लेकिन कोई पश्चिम की तरफ दे रहा है, कोई पूरब की तरफ दे रहा है, कोई दक्षिण की तरफ दे रहा है, तो पत्थर हिल नहीं रहा है अपनी जगह से। तो ये जो एक कॉमन ग्राउंड होता है, एक एक नेचर, फॉर एग्जाम्पल जैसे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अगर होंगे, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट या क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, और उसके साथ में लेट्स से प्रिवेसी एक्टिविस्ट, इनका कहीं ना कहीं तो कॉमन ग्राउंड आएगा। या जैसे कोई फार्मर एक्टिविस्ट मूवमेंट है और क्लाइमेट चेंज मूवमेंट, तो इफेक्ट दोनों ग्रुप्स पे होता है। जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इफेक्ट फार्मर्स के ऊपर भी सबसे ज्यादा होता है इनफैक्ट। नाउ टुमारो अगर ये ग्रुप्स अपना कॉमन ग्राउंड रख के, इफ दे ट्राई टू फाइंड एन अलायंस बिटवीन ईच अदर एंड ट्राई टू फाइट ऑन अ कॉमन ग्राउंड, तो कहीं जाके हमारे देश में एक सस्टेन्ड ऑपोजिशन बन सकता है। तो फिलहाल वो स्पेस जो है, वो चाहे पॉलिटिकली हो या चाहे एक्टिविज्म से हो या चाहे सिविल सोसाइटी से हो, वो स्पेस फिलहाल काफी खाली है, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो अपने ही इसमें लगा है, कोई यूनाइटेड काम नहीं हो रहा है। PIL फाइल करते सी माय प्रोसेस ऑफ वर्किंग इज वेरी सिंपल। आई हैव रियलाइज्ड कि सरकार के पास में CBI है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, पुलिस है, सब एजेंसियां सरकार के पास में है। तो सरकार जो चाहे आपके बारे में जानकारी निकाल सकती है, सरकार जिसके ऊपर चाहे वहां रेड लगवा सकती है, टैपिंग करा सकती है, सर्वेलेंस करा सकती है, किसी भी जानकारी को गवर्नमेंट को निकालना मुश्किल नहीं है। सवाल ये उठता है कि हमारे पास एज अ विपक्ष, एंड वाई विपक्ष आई मीन नॉट एज अ पार्टी बट एज एन ऑपोजिशन जो आइडियोलॉजिकली अपोज्ड है जो हो रहा है उससे, हमारे पास क्या टूल्स हैं, हमारी कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं? हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो कल सरकार आपके ऊपर ED भेजेगी, वो आपके ऊपर फाइल बनाएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने ना सौम्या जी 2011 में आपने ये ट्रैफिक का जो बिल फाइन है वो भरा नहीं था, और उसके ऊपर आपके ऊपर एजेंडा चलाया जाएगा। तो सिमिलरली मेरा कहना है कि जो विपक्ष है उनके पास भी अपने इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका होना चाहिए। ट्रेडिशनली ये जॉब हुआ करता था मीडिया का। द रीजन वी हैव इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इस, जो फोर्थ एस्टेट कहते हैं कि मीडिया का काम था कि गवर्नमेंट पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखे। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ साकेत जी। मैं करीब 10-12 साल पीछे जाता हूँ, और मैं तब एक नौजवान था जो नया नया कुछ ही समय पहले टेलीविज़न मीडिया में आया था, 2006, 2005, 2006 में। और हर टेलीविज़न न्यूज़ चैनल में एक टीम होती थी जिसको SIT कहा जाता था, राइट। और उसका नाम ही था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। लगभग हर टीवी चैनल में, न्यूज़ चैनल में SIT डेस्क थी या इन्वेस्टिगेशन डेस्क थी। और मेरे देखते देखते मैंने 2014 में मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म छोड़ा है। देखते ही देखते लगभग सब जगह से पहले SIT खत्म हुई, उसके बाद स्पेशल शोज़ करने वाली एक डेस्क थी, वो भी लगभग कमोबेश वो रिसर्च बेस्ड काम करती थी बहुत सारा, वो खत्म हुई, डेटा एनालाइज करना और तमाम चीज़ें। और उसके बाद अचानक से ANI आया और रिपोर्टिंग भी खत्म हो गई। तो अब कुल मिला के टेलीविज़न से रिपोर्टिंग ही खत्म हो चुकी है। तो रिपोर्टर इज अ बाइट कलेक्टर जो जाता है और नेताओं की बाइट कलेक्ट करता है और ला के दे देता है, वो और कुछ नहीं कर रहा है आमतौर पे। तो नहीं, आप जो कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये SIT के बारे में अभी मैं रिसेंटली किसी से बात कर रहा था। आई थिंक इंडिया टुडे अभी भी अपनी टीम को SIT बुलाते हैं, और हमारी उस दिन बात चल रही थी 2014 से पहले SIT हुआ करती थी, अभी उसमें से निकाल के ANI का IT सेल चला जाता है। सो वो SIT IT सेल से SIT तो खत्म हो चुकी है, IT सेल डिसाइड करता है आज की क्या एजेंडा चलेगा क्या नहीं चलेगा न्यूज चैनल्स पे। लेकिन व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, व्हाट यू वेरी रेलेवेंटली सेड, 2014 में जैसे आपने मेन स्ट्रीम मीडिया क्विट किया, मैं भी 2014 में आई वाज नॉट वर्किंग इन इंडिया, आई वाज अ फॉरेन करेस्पोंडेंट, आई वाज कवरिंग इंडिया बट नॉट फॉर एन इंडियन मीडिया हाउस। लेकिन 14 में आई आल्सो क्विट जर्नलिज्म एंड यू नो डिसाइडेड दैट आई नीड टू फाइट व्हाट इज हैपनिंग इन माय कंट्री। लेकिन एक बात होती है कि मीडिया का जो एब्रोगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया ने जिस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से नकारा है, या मीडिया हाउसेस जाके जो सरकार का एक एक्सटेंडेड आर्म बन गया है। आज पहले दूरदर्शन हुआ करता था, आज कंपटीशन चलता है ANI में, जी न्यूज में, आज तक में, इंडिया टीवी में, इन सब में कंपटीशन होता है कि बाबा सबसे ज्यादा प्रो सरकारी हम में से कौन बन सकता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, बारिंग अ फ्यू ऑनलाइन आउटलेट्स जैसे वायर हो गया, स्क्रोल हो गया, प्रिंट हो गया, कैरवान हो गया, सो बारिंग सम ऑफ दीज आउटलेट्स, आज आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहीं देखने नहीं मिलेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में और टेलीविजन मीडिया में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा।
तो वहां से क्या हो रहा है कि जो सरकार आपको फीड करना चाहते हैं वही आपको फीड कर रहे हैं रोज। आज कहेंगे कि हमारे 4 जवान चाइना की कस्टडी में, कल कहेंगे 20 जवान मार दिए गए, फिर कहेंगे हमने 70 चाइना के जवान मारे, फिर कहते हैं चाइना है ही नहीं यहाँ पे, फिर बोलते हैं फिर है नहीं, फिर बोलते हैं वो आए नहीं, वो कौन पूछा तो चाइना का नाम। सो दैट हैज मैं तो इंतजार कर मीडिया। रहा था मैं तो इंतजार कर रहा था साकेत कि अगर चूंकि कुछ दूसरे मुद्दे आ गए, कोरोना के मामले बढ़ने लगे, वरना मुझे लग रहा था कि एक हफ्ता ये और चलेगा तो ये लोग कह देंगे कि अरे चुप बैठो, कोई चाइना वाइना कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता ही नहीं है, चाइना वाइना कुछ होता ही नहीं है, धरती पे चाइना कोई देश ही नहीं है ऐसा। और लोग मान लेते हैं। देखो मोदी जी ने कहा तो कुछ सोच समझ के कहा होगा ना, ये जो स्टैंडर्ड बात है इनकी। तो ये वाला ब्रेन वॉशिंग जो हो चुका है, एंड सी मीडिया एंड सोशल मीडिया प्लेड अ बिग पार्ट इन दिस। इट्स अ वेरी, आई मीन यू नो वी जोक अबाउट इट, लेकिन ये बहुत डेंजरस है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। जिस तरीके से लोगों का डेली बेसिस पे ब्रेन वॉशिंग किया जाता है, ये मतलब आप सरकार के प्रो हो, खिलाफ हो, किसी पक्ष के खिलाफ हो, नहीं हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको कोई बेवकूफ बना रहा है रोज डेली बेसिस पे, और आप पैसे दे रहे हो अपने आप को बेवकूफ बनवाने के लिए। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। तो जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इंडिया में कम होने लगा, you realize that there needs to be somebody who needs to be doing these investigations. किसी को तो करना है भैया। अब मीडिया नहीं करेगी तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम रोते बैठेंगे या हम खुद ही शुरू कर लेंगे करना। तो शुरुआत इसी तरीके से हुई कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इस सरकार के अंदर काफी सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो लेट्स ट्राई एंड गेट सम ट्रांसपेरेंसी। तो लेट पता करें कम से कम कि कहाँ क्या हो रहा है। जैसे हमने शुरुआत की, हमने पता चला ये सरकार जो है ये मतलब एक सोने की खान है। मतलब इन्होंने इतने घपले और इतनी गड़बड़ियां करके रखी कि आप जहां हाथ डालो वहां से आपको एक घोटाला मिलेगा। तो ये एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर के लिए या इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट के लिए ये सरकार इज अ गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। ये ब्रिलियंट है बहुत। मतलब जहां का हाथ डालो, आप कोई भी सरकारी मिनिस्ट्री खोल लो, वहां पे आपको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मिल ही जाएगी 100%। तो वहां से शुरुआत हुई। तो शुरुआत में आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको आज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो कहते हैं, कि जो काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक डेटाबेसेस से मिल जाती है, पब्लिक इंफॉर्मेशन या वेबसाइट से आपको मिल जाती है, यदि आपको पता हो कि कहाँ ढूंढना है। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको, जैसे कोई डेटा चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन या किसी चीज की कॉपी चाहिए, उसके लिए आरटीआई एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, कि उसके थ्रू आप ला सकते हैं। तो आइडिया ऐसी थी कि पहली बात, इन्वेस्टिगेशन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यूज करके या आरटीआई एक्ट यूज करके, पहली बात तो कहाँ पे गड़बड़ियां हुई है या कहाँ पे घोटाले हुए हैं या कहाँ पे कोई मैलफीजेंस हुआ है, इसके पहले आप तहकीकात करें और इसको प्रेजेंट करें। तो शुरुआत में आई यूज्ड टू, ये आरटीआई डालता था, उसके रिस्पॉन्सेज आते थे, हम उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे। फिर पता चला यार, फिर हमें और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में क्या फर्क है। बिकॉज मीडिया व्हाट द जॉब ऑफ द मीडिया इज कि वो कोई चीज इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो फाइंडिंग्स मिलेंगे वो जनता के सामने रख देते हैं, वहां पे स्टोरी खत्म हो गई, दूसरे दिन दूसरी स्टोरी होती है। दैट इज द नेचर ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म ऐसे ही चलता है। तो इसमें फिर हमने डिसाइड किया कि ये स्टोरी सिर्फ आरटीआई का रिस्पॉन्स आने के बाद या कोई घपला मिलने के बाद क्यों रुकी स्टोरी, ये यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए। देन द डिसीजन वाज मेड कि आज हमें कहीं कुछ गड़बड़ी मिलेगी, हम सिर्फ उसको पब्लिक को बताएंगे नहीं, लेकिन कल जाके हम उसके ऊपर कोई याचिका दर्ज करेंगे, कल हम जाके उसके ऊपर सरकार को लेटर लिखेंगे, या वी विल ट्राई टू फाइंड अ वे टू प्रेशर द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। जैसे अभी मैं इस टॉक के शुरुआत में आपको ये इलेक्शन कमीशन और भाजपा के ये केस के बारे में बता रहा था जी। तो इसमें भी देखिए कि ये लिंक हमको मिली है कि भाजपा के एक सीनियर पदाधिकारी को चुनाव आयोग ने अपना सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए हायर किया था। अब ये हमने डाल दिया, ये हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया, पब्लिक शॉक हो जाएगी, लोग गुस्सा हो जाएंगे, कुछ उसमें से ये स्टोरी पे आउटरीच होगा, फिर कोई नया मुद्दा आएगा, नया आउटरीच होगा। तो इसलिए इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन से पिटिशन करे कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे या नहीं करेंगे। तो जैसे पब्लिक में ये इंफॉर्मेशन आती है, पब्लिक प्रेशर बढ़ता है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक की आवाज से नहीं डरता है। आज के टाइम पे कितना भी नॉन ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन हो, कितना भी डिक्टेटोरियल इंस्टीट्यूशन हो, जब पब्लिक की आवाज होती है, डेमोक्रेसी है, पब्लिक का जब प्रेशर आता है तो उनको सुनना ही पड़ता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के आज तक रूल्स फ्रेम नहीं किए गए हैं,
हालांकि उसमें अभी 7 महीने होने आए, लेकिन रूल्स फ्रेम नहीं हुए। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। तो हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि जब कोई इश्यू आता है उसे आगे भी ले जाना होता है, उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकलना चाहिए। अब निकलेगा कंक्लूजन ये हमें पता नहीं। अब जैसे इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी ऑर्डर किया, वो रिपोर्ट आएगा, क्या वो रिपोर्ट में सच्चाई होगी नहीं होगी ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा काम है कोशिश करते रहना। एक इंग्लिश में कहावत है कि यू लूज ऑल द बैटल्स दैट यू डोंट फाइट। आप जो जंग लड़ते ही नहीं हो तो जीतने का सवाल ही नहीं आता है। बिल्कुल। तो मेरा लॉजिक ऐसा है कि हम डे टू डे, एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ में वो कोशिश करता हूँ कि डेली एक मुद्दा उठाया जाए, उस मुद्दे को सस्टेन तरीके से उठाया जाए। वो जैसे डार्ट बोर्ड पे मारने वाले सामने एक एरो मारते हैं जैसे हम टारगेट पे, वैसे एरो ही समझ लीजिए कि रोज एक एरो आपने, जो अगर सिस्टम है आपके सामने वो टारगेट है, उस पर एक फायर करना है, और 100 एरो आप फायर करेंगे तो स्टेटिस्टिकली उसमें से 8 या 5 तो कम से कम बुलजाई पे लगी जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बेसिक फिलॉसफी है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक सवाल आया है हमारे लाइव उसमें एक दर्शक का, हालांकि इस सवाल का जवाब हम लोग तो खैर क्या ही देंगे, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ अगर आप साकेत देना चाहें जवाब। वो ये पूछ रहे हैं कि आपने राम मंदिर याचिका क्यों दायर की, ऐसा जवाब? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं आया है। वो तो ये मुझे पूछ रहे दिन कि में यही सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि आपको लगता है, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं इतनी देर से, आपको ये यकीन है कि 2024 में चुनाव होंगे? नहीं, चुनाव तो होंगे, चुनाव गारंटीड होंगे। आपको बताता हूँ क्यों। जब दुनिया में कहीं भी देख, जैसे आप सोवियत रशिया को देखिए फॉर एग्जाम्पल, वहां पे हमेशा चुनाव होते थे और चुनाव का रिजल्ट आता था कि जो रूलिंग पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, हैज वन 99.7% ऑफ द वोट शेयर। वो कभी कराए थे ऐसे चुनाव। हाँ, तो इलेक्शन होते रहेंगे, इलेक्शन होंगे। जब जैसे सिंगापुर में भी, हालांकि अभी इलेक्शन हुए थे 2 हफ्ते पहले, सिंगापुर के रिजल्ट्स आए, और सिंगापुर जब से कंट्री फाउंड हुई है तब से पब्लिक पीपल्स एक्शन पार्टी हर साल हर इलेक्शन में जीत के आती है। उनका वोट शेयर पहले 99% हुआ करता था, फिर 97 हो गया, और अब जब अर्ली 90s में उनका वोट शेयर गिरा है तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस हो चुका है सिंगापुर में पीएपी के लिए। बट इलेक्शन होते हैं सिंगापुर में टेक्निकली, इवन दो द सेम पार्टी हैज रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इसका रीजन ऐसे होता है ना कि जिनमें डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज होती हैं, जिन लीडर्स में अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज होती हैं, उनको वैलिडेशन चाहिए होता है। देखिए मोदी जी आपको बार बार क्यों कहते हैं कि आज रात को मैं 8 बजे आऊंगा और आपको टीवी पे देखूंगा, क्यों बोलते हैं? इट कैन जस्ट बी अ प्रेस रिलीज। आपने वीडियो देखो, लाइव तो आती नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड करके रखा होता है। यार भैया तो दोपहर के 2 बजे तो कर दो ना, क्यों 8 बजे तक इंतजार करा ले लोगों को? वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वैलिडेशन चाहिए आपका, उनको आपका अटेंशन चाहिए। सिमिलरली जब वो विदेश में दौरा करते हैं, ही नीड्स वैलिडेशन कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, विश्व के सबसे उच्च। बीच में आ रहा था कि कोई WHO कोरोना वायरस पैनल में मोदी जी को लीडर नेम दिया गया है और सब कंट्रीज ने कहा है कि हम आपकी लीडरशिप एक्सेप्ट करेंगे। ये प्रोपेगेंडा क्यों होता है? क्योंकि इनको वैलिडेशन चाहिए होता है, और ये वैलिडेशन मिलता है सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी से। इसलिए मोदी जी भाषण में कहेंगे कि नहीं, हमारे लिए आलोचना तो गोल्ड माइन की तरह होती है और लोग हमारी आलोचना करते तो हमें बड़ा पसंद आता है। हमने तो आलोचना भी की नहीं थी, हम तो लीगल राइट एक्सरसाइज करने के लिए हाईकोर्ट गए थे, हमारे घर के बाहर गुंडे आए और यहाँ पे मार डालने की धमकी दे रहे थे। तो ये कितनी आलोचना एक्सेप्ट करते हैं ये उससे पता चलता है। तो इलेक्शन तो बाकायदा होंगे, वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे पता नहीं। जैसे अभी आपको बताया गया बीजेपी IT सेल वाले इलेक्शन कमीशन का सोशल मीडिया चला रहे, अब उसमें क्या गारंटी है कि इलेक्शन कमीशन का डेटा जो है वो बीजेपी के हाथ में गया नहीं है इस बंदे के थ्रू। तो वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे, वो रिग्ड होंगे, उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा। बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स, PM केयर्स फंड के थ्रू इतना सारा पैसा है कि टुडे दैट पार्टी इज रिचर बाय फार मेनी मल्टीपल्स देन एनी ऑपोजिशन पार्टी। तो इलेक्शन तो होंगे, जैसे 19 में होते हैं वैसे 24 में भी होंगे। सवाल यही उठता है कि ये इलेक्शंस कितने फ्री हैं और कितने फेयर हैं। तो ये हम सेम्बलेंस मेंटेन करते रहेंगे। जैसे RTI एक्ट कभी खारिज नहीं होगा, वो ऑन पेपर रहेगा, लेकिन देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। एक्ट तो रहेगा वहां पे। तो चुनाव नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे इलेक्शन स्क्रैप हो जाएंगे, ये नहीं होगा। दे हैव टू मेंटेन अ सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी। हर एक अथॉरिटेरियन लाइक्स टू बी थॉट ऑफ एज अ, जैसे
द किम फैमिली लाइक्स टू बी कॉल्ड डियर लीडर इन नॉर्थ कोरिया। तो लोगों का प्यार चाहते हैं, जो पीपल बिकम अथॉरिटेरियन बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ हेट इन देयर। परवेज मुशर्रफ ने बाकायदा वर्दी उतारी थी और चुनाव लड़ा था। ये अलग बात है कि 90% वोट जो है उनको ही मिले थे। हाँ, उनको मिले नई पार्टी तो बनाने के बावजूद। हाँ, तो दे वांट वैलिडेशन फ्रॉम पीपल। क्योंकि क्या होता है, देखिए आज के दिन में इनकी लेजिटिमेसी कहां से आती है? आप इस सरकार को कभी भी क्वेश्चन करोगे, इनका एक ही जवाब होता है कि हम तो पूर्ण बहुमत से जीत के आए हैं। तो हर आर्ग्यूमेंट का एंड वहीं पे होता है। आप मोदी जी को क्वेश्चन करोगे तो भाजपा वो बोलते हैं, अरे तुम तो एंटी नेशनल हो, इस देश को ये देश तो मोदी जी को चाहता है, पूर्ण बहुमत से जिता के लाया है। ये रियलाइज नहीं करते कि भैया जिन परसेंटेज ने मोदी जी के लिए वोट नहीं किया है, उनके भी संवैधानिक हक है, उनको भी इस देश में, वो भी टैक्स पेयर है, उन्हें भी रहने का अधिकार है। तो ये लेजिटिमेसी सरकार की वहां से आती है कि हम तो चुनाव जीत के आए हैं। अगर आप चुनाव ही खारिज कर दोगे ना, तो आपकी वो लेजिटिमेसी चली जाती है, और अगर लेजिटिमेसी चली गई फिर लोगों का आप पे विश्वास नहीं रहता। तो चुनाव तो होते रहेंगे, 2024 में भी होंगे, उसके बाद 2029 में भी चुनाव होंगे, ये होते रहेंगे। अब वो चुनाव कितने फ्री एंड फेयर होंगे, या इनके खिलाफ किसी ऑपोजिशन पार्टी कोई बचेगी इनके खिलाफ खड़ा रहने के लिए? क्योंकि जिस तरीके से एमएलए खरीदते हैं सब बीजेपी में होंगे कल घूम फिर के, तो कोई ऑपोजिशन पार्टी रहेगी? ये रहने देंगे? अच्छा, इलेक्शन खत्म होने के बाद में ये सरकार दे देंगे, सरकार को एमएलए खरीद के, जैसे राजस्थान में हो रहा है, सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्शन तो होंगे, लेकिन वो इलेक्शन के बीच के 5 साल में क्या होता है और वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं कि नहीं, इसकी हम गारंटी नहीं देते। और अभी हम ये सब कह पा रहे हैं, हम तब कह पाएंगे कि नहीं, ये भी नहीं पता है। कह पा रहे सर, मैं यहाँ पे पुलिस करने के लिए जी, ये कहने के लिए भी आज यहाँ पुलिस का बॉडीगार्ड लगाया गया है। तो वो तो ये तो हम कह रहे हैं, ये कहने के हम बहुत बड़ी, आप भी, हम भी, हम सब, आई एम श्योर आप भी, मयंक जी, सौम्या जी, आप भी, आपने भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखे होंगे यहाँ पर। जबान अपने अपना मुंह खोल के कुछ कहने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं, हम फेस करते हैं। ये आज जो राक्षस हमारे दरवाजे पे, कल किसी और के दरवाजे पे जाएगा, बल्कि हर दरवाजे पे खड़ा होगा, मुझे लगता है सारे दरवाजे इसी के होंगे। हाँ सौम्या, आप कुछ कह रही है? नहीं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस की बात हुई तो साकेत, मैं एक डेटा देख रही थी। कॉमनवेल्थ मानवाधिकार पहल के तहत एक डेटा इकट्ठा हुआ था। उसने बोला था कि 2005 से 2018 के बीच 74 आरटीआई एक्टिविस्ट की डेथ हो जाती है, और उनमें से 68 का तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर मतलब पता चलता है, और लगभग 6 का तो सुसाइड माना जाता है। करीब 180 को धमकियां मिलती हैं, और 164 लोगों को फिजिकली असॉल्ट किया जाता है, शारीरिक तौर पे उनको हमले होते हैं उनके ऊपर। ये सब देखते हुए भी साकेत, मतलब ये बहुत साधारण सा सवाल है मेरा, पर मैं फिर भी जानना चाहती हूँ अपनी संतुष्टि के लिए कि इतना सब होते हुए भी, और आपके साथ पर्सनली भी इतनी बार होता है, वो आपके पास वो आता कैसे, वो साहस, वो ताकत, या वो कांस्टेंट सस्टेन करने की रीजन, वो कहाँ से आता है? मतलब हाँ, रीजन तो देखिए, अभी ये बात, ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं, अगर आप ये स्टैटिस्टिक्स में और डीपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जर्नलिस्ट की मृत्यु होते हैं या आरटीआई एक्टिविस्ट के होते हैं, ये ज्यादातर स्मॉल टाउन्स में होते हैं। हमारे यहाँ हमारा मीडिया और हमारा स्ट्रक्चर इतना दिल्ली एंड बॉम्बे सेंट्रिक हो चुका है कि मैं आज भी कहता हूँ कि रियल पत्रकारिता जो इंडिया में होती है या रियल एक्सपोजेस होते हैं, ये स्टेट लेवल पे होते हैं, ये स्मॉल टाउन्स में होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया का सबसे बेसिक यूनिट वो है। भ्रष्टाचार, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार एक बात है, लेकिन जो डे टू डे का भ्रष्टाचार होता है, जो आपका लोकल काउंसिलर करता है या आपका सरपंच करता है या जिला परिषद अध्यक्ष करता है, ये बहुत सारे अनसंग, बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं, जो डेली बेसिस पे आज भी आरटीआई फाइल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं, भले अपना गांव हो, अपना तालुका हो, अपना डिस्ट्रिक्ट हो, उस लेवल पे कहीं ना कहीं सरकार को अकाउंटेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 2 साइडेड मुद्दा है इनकी। देखिए, मेरे घर पे हमला हुआ कल, और मुझे बहुत खुशी है कि उसके ऊपर तुरंत रिस्पांस आया। आई एम वेरी प्रोटेक्टेड, लोगों के वेल विशेस आए। आई एम वेरी हैप्पी कि ये प्रेस में कवर हुआ। लेकिन ऐसे सैकड़ों जर्नलिस्ट हैं जो रोज के बेसिस पे मारे जाते हैं, एंड उनको मीडिया कवरेज, उनकी मौत पे कोई सवाल नहीं पूछता है, उनकी मौत पे कोई मीडिया कवरेज नहीं होता है।
वो अचानक से कोई रोड रोलर से कुचल दिया जाता है, कोई किसी की बॉडी कहीं और मिल जाती है, ये चीजों पे, और ये गलती हमारी है, ये हम इंग्लिश स्पीकिंग अर्बन एलिट्स की गलती है कि हम वहां ध्यान नहीं देते। हमारी दुनिया सिर्फ सीमित है बंबई और दिल्ली पर। तो जब तक और तो जब मैं कोई काम करता हूँ या मैं कोई आरटीआई डालता हूँ, मैं उन लोगों की तरफ देखता हूँ जो कहीं आज रांची में एक रिपोर्टर है या कोई आज कटक ओडिशा में एक आरटीआई एक्टिविस्ट है। मैं उनकी तरफ देखता हूँ और कहता हूँ अपने आप से कि यार इनसे तो हम बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, हम शहर में रहते हैं, आज हमें कहीं सोशल मीडिया पे आवाज है, लोग हमारा सुनते हैं, हम तो इनसे काफी ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं। तो इस प्रिविलेज का हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं? अगर इतने कम रिसोर्सेस में, इतने स्मॉल टाउन्स में, जहां पे इतनी बड़ी जान को जोखिम होती है और थ्रेट होती है, उसके खिलाफ अगर लोग रोज लड़ रहे हैं वहां पे, पत्रकार हो या आरटीआई एक्टिविस्ट हो, तो ये तो हमारा मिनिमम काम बनता है करना। तो इंस्पिरेशन एक तो वहां से आती है, दूसरा इसका कारण एनर्जी का। देखिए, जैसे मैं आपको शुरुआत में कहा था, आपके दिमाग में अगर एक आइडियोलॉजी हो जिसको आप परस्यू कर रहे हो जी, तो आपको वो फुल हार्टेडली करना चाहिए। क्योंकि काफी बार, ये भी मुझे काफी बार कह चुके हैं लोग इसके पहले, अभी जैसे थोड़ी चीजों पे रिजल्ट आने लगी, लेकिन एक टाइम ऐसे भी था कि काफी सारे जो लोग आलोचना करने वाले लोग तो पूछते आ रही है तो सिर्फ आरटीआई फाइल करता है, उसमें मूवमेंट क्यों नहीं होता या उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन क्यों नहीं आता है? तो भैया एक बात ये याद रखिए कि सिस्टम आपके हाथ में नहीं है। मैं कोर्ट में याचिका तो दायर कर सकता हूँ, और वो याचिका सुनवाई के लिए कब आएगी उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। या मैं आरटीआई एप्लीकेशन डालूंगा, मैं पिटिशन करूंगा, लेकिन वो सिस्टम में अपने स्पीड से जब घूमेगा उसमें मेरा कंट्रोल नहीं होता है। काफी सारे लोग इस चीज से फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देते हैं, या काफी सारे लोग इस प्रोसेस को सोच के ही कभी करने की जरूरत नहीं करते। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम डे टू डे बेसिस पे ये करें। एज अ सिटीजन वी हैव टू पे। यार आप टैक्स भर रहे हो, कम से कम उस टैक्स का हिसाब तो मांगो। कम से कम आप अगर सरकार को टैक्स दे रहे हो तो आप वोट करो ना करो, इससे जरूरी थोड़ी कि जो मोदी जी को वोट किए वही टैक्स भरते हैं। टैक्स तो इंडिया का हर सिटीजन भरता है, तो कम से कम वो अकाउंटेबिलिटी मांगो। और तीसरी बात, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, अभी आपने ऐसा डेटा देखा, ये डेटा आपने कहा सम कॉमनवेल्थ सम फाउंड, आई डोंट थिंक इट वाज एन इंडियन फाउंडेशन। No. It was, see, that's the thing. We have a home minister today who says India's definition of human rights is very different from the Western definition of human rights. So, the problem is human rights itself is not taken seriously. We have a home minister who's a former accused in a subjudicial killing of people. You know, he's been what so-called encounters. So the question is, who asks? Who asks these? And the third point, sorry, very important, is do you go for a morning walk or not? Absolutely. I go for a morning walk as well as. You were talking of the home minister, so I asked you. नहीं बिल्कुल, I go for morning walk, I go for an evening walk, even after people have come outside my house, I've gone for a morning walk this morning as well. तो कुछ नहीं यार, देखो जो होना है वो होना है। लेकिन थर्ड इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, हमारे पास वन थिंग जो लैकिंग है बहुत सबसे ज्यादा, इज फॉलो अप। हमारे यहाँ किसी स्टोरी का फॉलो अप जी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे तेलंगाना में जो एनकाउंटर हुआ था, 4 रेपिस्ट, जो कोल्ड ब्लडेड एनकाउंटर हुआ था, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग था, जो किसी भी डेफिनेशन में बैठता नहीं है। उसके बाद 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दी थी कि इसके ऊपर कमीशन बिठाई जाए, एक इंडिपेंडेंट कमीशन इसको प्रोब करेगी और 6 महीने में अपना रिजल्ट सबमिट करेगी। वो 6 महीने बीत के अब 1 महीना और हो गया, 7 महीने हो गए, किसी ने फॉलो अप नहीं किया उसके ऊपर। किसी ने जाकर वो स्टोरी नहीं परस्यू की कि यार ये कमीशन अपॉइंट हुआ था, क्या इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किया है क्या? नहीं। हमारी ये न्यूज साइकिल जो है ना, ये जो 24/7 का न्यूज साइकिल है, आज कोई मुद्दा दिखाएंगे, बस खत्म, अगला मुद्दा आएगा उसके ऊपर। तो कोई सस्टेन किसी स्टोरी को फॉलो अप नहीं करता, जहां पे हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। सो अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क आई डू इज आई गो बैक टू लॉट ऑफ कोल्ड केसेस। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो पास्ट में हुए हैं जो वैसे के वैसे अनरिजॉल्व छूट गए थे। जैसे अभी आपको एक उदाहरण देता हूं, रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि रफाल के डॉक्यूमेंट्स उनके ऑफिस से चोरी हो गए, कोर्ट में ऐसे स्टेटमेंट दिया था। किसी ने, मीडिया ने रिपोर्ट किया, बात वहां पे खत्म हो गई। हमने एक आरटीआई डाला और पूछा कि जब ये चोरी डॉक्यूमेंट्स की हुई थी, क्या कोई एफआईआर ऑर्डर की गई थी क्या आपने जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की थी क्या? तो डिफेंस मिनिस्टर का मुझे रिस्पॉन्स आता है कि नहीं, इसमें इंक्वायरी, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया।
हाँ, अब उसको हो गए 6 महीने। अब अगले महीने मैं आरटीआर डालूंगा और पूछूंगा कि इन्वेस्टिगेशन कब खत्म हो रहा है, कमीशन के फाइंडिंग्स क्या है। मुझे पता है कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं हुई क्योंकि कोई पेपर चोरी नहीं हुए थे वहां से। लेकिन ये फॉलो अप करना जो है ये मीडिया का जॉब है। अब वो साकेत, नहीं इसमें करेंगे तो आपने हमें इसमें क्या हमें ये इसमें आपने ये सवाल नहीं किया कि ये तो डिजिटल इंडिया का टाइम है ना, कौन सी फाइलें थी ऐसी जो फिजिकल फॉर्म में थी और चोरी हो गई, वो डिजिटल फॉर्म में नहीं थी? नहीं। लगभग सारा डेटा तो अब तो डिजिटल फॉर्म में लगभग सरकारी डेटा भी सारा है। नहीं, लेकिन डिजिटल डेटा नहीं कुछ। देखिए, भारत की सुरक्षा और अखंडता से बड़ी चीज कोई नहीं होती है, ठीक है? तो डिजिटल इसलिए इंडिया इसलिए उसको कागज पे रखा जहां जाता है। जहां भारत की सुरक्षा और अखंडता शुरू होती है वहां डिजिटल इंडिया खत्म हो जाता है। सब तो हाँ, तो नहीं, ये डिजिटाइज जी। नहीं होते हैं। जैसे पीएम केयर के हमारी फाइल्स कहाँ है हमारी एक डेटाबेस? दर्शक है, उनका मैसेज आया है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। अभी जो बात हो रही है उससे बहुत मतलब वो है, तो हालांकि उन्होंने बहुत सिंसियरली किया है, पर जो कुछ बात हम लोग कर रहे हैं उसमें वो थोड़ा हिलेरियस हो गया अचानक से। उन्होंने पहले तो लिखा सैल्यूट सैल्यूट टू यू साकेत, फिर उन्होंने लिखा थोड़ी देर बाद आप सबकी हिम्मत को सलाम, तस्वीर नकवी जी का ये मैसेजर। अभी उन्होंने लिखा है जो बात हम लोग कर रहे हैं उसका उन्होंने लिखा है टेक केयर। हाउ स्वीट। तो तस्वीर जी शुक्रिया आपका, बिल्कुल शुक्रिया। लेकिन जैसा कि साकेत ने कहा, हम लोग बड़े शहरों में बैठे हैं, हम लोग कंपेरेटिवली सुरक्षित है। और मैं अभी यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा बाराबंकी यूपी में, लखनऊ के पास छोटा सा जिला है, वहाँ पे यही जो आप बात कर रहे थे, एक छोटा पत्रकार, एक स्ट्रिंगर किसी टीवी चैनल का, जिसको बमुश्किल एक स्टोरी के लिए शायद 200 या 300 रुपए मिलते होंगे, उसके साथ यही हुआ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोरोना डील करने के रवैये को लेकर जब स्टोरी की उन्होंने, तो उनको डीएम की तरफ से बकायदा जो है नोटिस और समन भेज दिया गया। तो और खैर बिकॉज ही हैड सफिशिएंट एविडेंसेस, तो इसलिए डीएम ने वो समन नोटिस जो है वापस ले लिया। बट अदरवाइज शायद कोई और पत्रकार होता तो वो बहुत परेशान हो सकता। तो ये लगातार छोटे शहरों में होता रहता है। कुछ ही साल पहले की बात है, यूपी के शाहजहांपुर में एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था सड़क पे मिट्टी का तेल डाल के। तो ये सारी चीजें हम देखते रहे हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं, तो सौम्या और कुछ आपको पूछना है अभी साकेत से? नहीं मयंक जी, इसमें एक और बस मैं जी सॉरी जी ऐड हाँ, करना बोले चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी साकेत। आप तो भी कह रहे थे ना, इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अलायंसेस बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप इंडिविजुअली सोलो, बिकॉज देखिए एक की ताकत जो होती है अनेक की ताकत उससे बहुत ज्यादा होती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो आप अलायंस बना के आप लोगों के साथ मिलजुल के आप लोगों के सामने जब ट्रांसपेरेंटली काम करेंगे, तब जाके सिस्टम के लिए भी आप एक ऐसी चीज होते हो कि जो इजीली कुचल नहीं दी जा सकती। आप अकेले होंगे तो आपको कुचल देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप 100 लोग मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके काम कर रहे रहते हो, तो या आप आपके काम में लोगों को इन्वॉल्व करते हो, या जैसे लोगों को आजकल फॉर एग्जांपल बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो ए पॉलिटिकल हूं, किसी पार्टी का भाग नहीं हूं। तो मैं कहता हूं कि ये ए पॉलिटिकल कुछ नहीं, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। तो अगर आप कोई काम करें तो आप आपको अगर लगता है कि देश में बदलाव आना, आप किसी ऑपोजिशन पक्ष को ज्वाइन कीजिए, भले डायरेक्टली एज ए मेंबर मत कीजिए, लेकिन आप जाके, क्योंकि देखिए हर पार्टी में हर पक्ष में ऑपोजिशन पार्टीज में आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज बहुत सारे लोगों को जो मैं पर्सनली जानता हूं कि जो कोई लीडर्स नहीं है ऑपोजिशन पार्टी में, वो एक कार्यकर्ता है, लेकिन वो जान की जोखिम उठा के रोज डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। आप जाके उनके साथ जुड़िए, आप उनके साथ जाके काम कीजिए, क्योंकि जब आप किसी सिस्टम में ऑपरेट करेंगे ना, तभी जाके आप सिस्टम में कहीं तो थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हैं। सिस्टम के बाहर रह के आप सिस्टम को बदल नहीं सकते, क्योंकि आप सिस्टम को समझ नहीं सकते। आप जब सिस्टम को समझोगे तभी आप सिस्टम बदल पाओगे। ये कहना बहुत आसान होता है कि मुझे सिस्टम बदलना है, क्योंकि काफी सारे लोग मुझे भी कहते हैं मुझे सिस्टम बदलना है। मैं कहता हूँ बदल के क्या बनाओगे उसकी जगह पे, और आपको ऐसे क्यों लगता है कि आपका वर्जन जो है सिस्टम का वही परफेक्ट है? तो ये कहीं तो हमारा सबका मेगैलोमेनिया होता है। एंड इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बिल्ड ये। एंड ये मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, ये यूपीए गवर्नमेंट के अंडर एक कॉन्सेप्ट आई थी कॉल्ड द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, क्योंकि यूपीए में इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे कांग्रेस के अलावा। तो कांग्रेस पार्टी ने तभी डिसाइड किया था कि भाई हम अलग अलग पार्टीज हैं, हमारी काफी सारे डिफरेंसेस है बहुत सारे इश्यूज पे, लेकिन हमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्राफ्ट करेंगे कि दीज आर द इश्यूज ऑन विच वी अग्री अपॉन जनरली। कि मतलब गरीब को फ्री ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए, खाने का अन्न का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए,
तो वैसे कि मैं एक्टिविस्ट हो या कोई सिस्टम से लड़ने वाले हो या कोई डेली बेसिस पे ये फाइट कर रहा हूँ, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप अलाइज ढूंढिए, उनके साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए कि हम इन चीजों पे एग्री करते हैं, और बस उसी एजेंडा को लेके उसी को पकड़ के आप चलिए आगे, सिस्टम के ऊपर आप इफेक्ट 100% कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डिसएग्रीएबल बात ही नहीं है, तभी बिल्कुल। और ये हम बचपन से कहानी सुनते आए हैं, लकड़ियों वाली कहानी हम सबने सुनी है, लकड़ी और लकड़ी के बंडल वाली। तो सौम्या, कुछ पूछना चाहती हैं आप? नहीं, मैं वो ड्रिल डाउन जो कह रहे थे कि ये जो एक्टिविस्ट के साथ होता है, मैं उसका भी मेरे पास मतलब मैं 3-4 इंसिडेंट्स देख रही थी, और वो इंसिडेंट्स मतलब ऐसा था, वो इतने स्प्रेड आउट थे कि मेघालय में एक आरटीआई एक्टिविस्ट की वहाँ की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे सीमेंट फर्म्स के ऊपर, उनको मार दिया जाता है। एक 17 साल के बच्चे को मार दिया जाता है कर्नाटक में, क्योंकि वो नरेगा के ऊपर सवाल उठाता है वहां पे। गुजरात में नवसारी में राजेश सवालिया करके एक इंसान को मार दिया जाता है, क्योंकि वो वहां के स्कूल्स के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि बिना लाइसेंस के काम कर रहा है। जो वन ऑफ द अर्लीस्ट जो डेथ है वो 2003 में सत्येंद्र दुबे, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे क्वेश्चन पूछते हैं गया में, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बिल्कुल मतलब आई थिंक आई एम कम्प्लीटली अग्री विद साकेत द फैक्ट दैट ये छोटे टाउन्स में ये सब जो इतनी कवरेज लेके क्वेश्चंस पूछते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अथॉरिटी पे, हाईवे अथॉरिटी हो, सीमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, स्कूल्स हो, सरकार, राज्य सरकार हो, सेंट्रल, सब सरकारों से एक रेजिस्टेंस मिली है। जो घोटाला मध्य प्रदेश का था, बिल्कुल आप देखिए उसमें क्या हुआ है, किस तरह से, और खास तौर पे, और उन लोगों की हिम्मत की दाद इसलिए भी देनी चाहिए कि वो एक नौजवान जो साइकिल से चलता है, और उसको सरकार ने 2 जो उत्तर भारत में शेडो कहते हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल उसको दिए हैं, वो साइकिल से ही चलता है, उसके पीछे वो साइकिल से चल रहे होते हैं, कोई भी आके उसको गोली मार के भाग सकता है, साइकिल दौड़ा के आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। ये बहुत करेजियस लोग हैं, और दरअसल ये लोग वो जो आज़ादी की लड़ाई से और वो जो पूरा आइडिया ऑफ इंडिया है उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, ये कि उसी सादगी से और बिना किसी हथियार के नॉन वायलेंटली लड़ना इस तरह से। आपको एक दुर्भाग्य की बात बताता हूं, लेकिन कुछ चंद महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट में केस आया था जी। केस के डिटेल्स तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो प्रोसीडिंग्स जो हुए थे वो मेरे दिमाग में काफी एच्ड हैं। तो हमारे कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब प्रिसाइड कर रहे थे बेंच पे, और उन्होंने सवाल वहां पे किसी से पूछा, ये आरटीआई एक्टिविस्ट क्या होता है, और हाउ इज आरटीआई एक्टिविस्ट अ लेजिटिमेट प्रोफेशन फॉर पीपल। और ये काफी तभी डिस्कस भी हुआ था that the Supreme Court had actually asked, the Chief Justice had asked from his own bench, ki how can RTI activist be a profession? Today, being an RTI activist has become a profession. And that is the very sad part today, that we still haven't come to terms with the idea that there are people out there who actually are doing this full time. You know, I quit a job to do this full time. There is a lot of people out there who are managing jobs and doing this. कितने सारे लोग होते हैं कि जो नौकरी छोड़ के करते हैं, या ऐसे भी लोग होते हैं कि जो इस काम की वजह से कोई उनको नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होता है, और वो कैसे भी करके गुजारा करके अपनी लाइफ जीते हैं, करते हैं, कोशिश करते हैं। आई ऑल्सो, जब मैं भी क्राउड फंडिंग से पैसे रेज करता हूं जिससे मैं फाइट कर पाता हूं, बिकॉज मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आई डोंट डू अ फुल टाइम जॉब, आई क्विट माई जॉब टू डू दिस फाइट फुल टाइम। तो इसमें एक दुर्भाग्य की बात वही है कि आज हमारे फिर वो कोर्ट्स हो या हमारी सरकार हो या इवन हमारी सोसाइटी, वो वर्ड एक्टिविस्ट जो है उसके साथ एक ऐसे ट्रबल मेकर वाले कॉनोटेशंस जोड़े गए हैं। तो आप जब कभी लोगों को बताएंगे आप क्या करते हैं, एंड यू से you wouldn't call yourself an activist per se. I mean, you say, you pursue certain causes. लेकिन वो बड़े डेरोगेटरी तरीके से, अरे यार ये थोड़ी काम होता है। काम मतलब आपने एक्चुअल जॉब क्या करते हो, आप ऑफिस कैसे जाते हो, 9 to 5 क्यों नहीं करते हो, आपको बंगला नहीं खरीदना है, गाड़ी नहीं खरीदनी है। तो ये जो इमेज इंडिया में हो चुकी है ना, एक जमाने में पत्रकारों की इमेज ऐसे हुआ करती थी, पत्रकारों को झोला वाला कहा जाता था कि भैया ये तो ऐसे ही, वो इमेज इंडिया में आज एक्टिविस्ट की है कि भाई स्मॉल टाउन में जो लड़ रहे हैं उनकी फाइट किसी को दिखती नहीं है। एक इमेज होता है कि बाबा ये तो क्या है, ये तो बस अर्जियां फाइल करते रहते हैं, कोई काम धंधा करते नहीं है, ये वाली इमेज समझते हैं लोग। छोटे शहरों में तो पागल समझा जाता है ऐसे लोगों को। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लगातार अर्जियां फाइल करते रहे, और उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, उनको पागल समझा जाता है, उनका मजाक उड़ाते हैं लोग
हिंदी का एक बहुत मशहूर सटायर नॉवेल है, सबसे बड़ा सटायर नॉवेल जो माना जाता है, राग दरबारी। उसमें बकायदा एक किरदार है जो अदालत में केस लड़ रहा है लगातार अपना, और उसका पूरा गांव मजाक उड़ाता है क्योंकि वो अपना केस जो है वो हारना, वो खत्म नहीं करना चाहता, वो समझौता नहीं करना चाहता। और सिर्फ इतना नहीं है, एज अ जर्नलिस्ट हम लोग भी एक्टिविज्म वाला जर्नलिज्म कर रहे हैं, पर हम जानते हैं कि मीडिया विजिल जब हमने तय किया हम साथ में काम करेंगे, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर हम किसी को ये बताएंगे, हम ये जानते हैं कि हम लोग बिना पैसा लिए काम करते हैं, तो हमसे ये सवाल होगा फिर क्यों करते हो? हाँ, क्यों करते हो? क्यों करते हो? फिर करते क्यों? पैसा नहीं मिल रहा है तो हाँ, आपको ये नहीं, वो सवाल आपको पूछेंगे, आप ये मोनेटाइज कैसे करने वाले हो उस चैनल को, ये सवाल आपको पूछा आएगा। नहीं, हम करेंगे, पर सवाल ये कि अभी क्यों कर रहे हो, बिना सैलरी के क्यों करते हो काम? तो ये जो एक, दरअसल इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि, और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई नियो लिबरल वो है, ये हमेशा से इस समाज में है, जिसको हिंदी में एक शब्द होता है धन पशु। धन पशु, पुरुष परिवार का मुखिया वो 8 घंटे काम करता है, स्त्री 18 घंटे काम करती है। पुरुष परिवार का मुखिया इसलिए है क्योंकि वो पैसा कमा के लाता है, जबकि काम स्त्री ज्यादा कर रही है, इसलिए वो मुखिया नहीं है क्योंकि वो पैसा कमा के नहीं लाती। तो वो हमारे अंदर इनहेरेंट है। प्लस हम ये भी नहीं मानते हैं कि एक्टिविज्म जो है या समाज के लिए काम करना कोई काम होता है, कोई काम होता है। मतलब हम बड़ी कंफर्मिस्ट सोसाइटी है ना, कि हम वो लोग क्या कहेंगे वाली सोसाइटी है। मतलब बचपन से ड्रिल किया जाता है कि आपको कंफर्म, एंड ऑल्सो जो जाति सिस्टम है हमारे यहाँ पे, जो सालों साल से ये भयानक सिस्टम चलते आई है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि हर एक को बस दिमाग में ऐसे ड्रिल कर दिया गया है कि सोसाइटी में आपकी ये एक जगह है और आपने बस वहां पे रहना है। आपके ऊपर कौन है आपको पता है, आपके नीचे कौन है आपको पता है, और सिस्टम में आप कहाँ बैठते हो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उसकी वजह से ये सोसाइटी, ये कास्ट सिस्टम भी जो इतने साल चला, या द रीजन हमारा सिस्टम भी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो चलता है, इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फॉर्मिस्ट एटीट्यूड कि भैया अब है ऐसे, अब क्या कर सकते हैं, अब तो ये होने ही वाला है। तो ये कन्फॉर्मिटी जब तक जाती नहीं ना, जब तक ये हमारे दिमाग से ये चीज निकलती नहीं कि नॉट कन्फर्मिंग टू समथिंग डज नॉट नेसेसरली मेक यू अ बैड पर्सन, तो जब तक ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, तब तक जो लोग ऐसे काम करते हैं, जो एक्टिविज्म करते हैं, जर्नलिज्म करते हैं, उन्हें इसी तरीके से देखा दिया जाए। तो एक रिपब्लिक के स्टूडियो में देखने वाला जर्नलिस्ट, और जैसे आपने कहा बाराबंकी में काम करने वाला जर्नलिस्ट, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि रिपब्लिक के स्टूडियो में देखने वाला के आगे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो इस्तेमाल ना करें, वो इस्तेमाल ना करें, वो जर्नलिस्ट ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, हाँ। तो स्टूडियो में बैठने वाला वो पशु जो है, वो पशु को आप कंपेयर करोगे एक बाराबंकी के जर्नलिस्ट से। हम जीव कह सकते हैं, पशु ना कहें, पशु बहुत सीधे होते हैं। हाँ, वो है, और उनकी इंसल्ट भी होती है। रिपब्लिक के स्टूडियो में जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी हैं वो, तो जो प्रॉप्स है वहां पे, हम उनकी बात कर रहे थे। एक प्रॉप बोलता है, बाकी के प्रॉप बैठे होते हैं। तो जो प्रॉप्स है वहां पे तो जी आप बताइए, आप रिपब्लिक वाले प्रॉप्स की हम बात कर रहे थे। नहीं, तो वही बात है ना, जर्नलिज्म जब एक फैंसी स्टूडियो से होता है तो उसे जर्नलिज्म माना जाता है, लेकिन कोई रिपोर्टर अगर कलम लेके हाथ में फाइलें पकड़ के कहीं जाके किसी बाबू से इंफॉर्मेशन निकाले, उसको रिपोर्टर करके नहीं, उसको तो झोला वाला करके देखेंगे। नहीं, लेकिन उनको खतरा है बहुत, आप नहीं समझ रहे हैं उनको। वो जो प्रॉप है उनको खतरा है, वो तो देश की आवाज है भाई वो। अरे जी बिल्कुल, वो तो मतलब उन्हें उनपे हमला हुआ है रिसेंटली, उनको खतरा है। हाँ, नहीं रोहित, तो मतलब अभी कल मेरे पे हमला हुआ तो मैं एक्चुअली कह सकता हूँ कि अर्नब गोस्वामी को हमला क्या होता है। एक बहुत खराब सा शेर था जो अल्ताफ रजा के एक एल्बम में आया था। हाँ। और वो शेर कहता है कि तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है, हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। तो ये जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उनके घर में दरवाजा नहीं है दरअसल। और ये सवाल जो आप लोग देख रहे हैं, चूंकि अब हम आज की बातचीत को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, ये सवाल आप सबसे है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जनता के तौर पे एज पीपल, हम लोगों ने, आप लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलके ये लोग जो सच की और न्याय की और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको इनके हाल पे जिस तरह छोड़ दिया है, इनमें से तमाम लोगों को आर्थिक मदद चाहिए होती है। इनमें से हमारी ही स्क्रीन पे नीचे जो है वो
एक सुपर चलता रहता है लोअर बैंड, जिसमें हम आपसे आर्थिक मदद मांग रहे होते हैं लगातार, और एक लिंक दे रहे होते हैं कि आप इस पे क्लिक करके हम हेल्प कर सकते हैं। पर वो एक्टिविस्ट जो छोटे शहरों से लेके, कस्बों से लेके इवन गांव में काम करते हैं, और यह साकेत है और लोग हैं, इनको आर्थिक से लेके, आर्थिक मदद से लेके आपके एक इस तरह के समर्थन की जरूरत भी है कि दोबारा इनके घर के बाहर कोई उपद्रवी आके चिल्लाने नहीं, आवाज करने की हिम्मत भी ना कर पाए। हम इनका साथ नहीं देते हैं। हम ये कैसे मान लेते हैं कि जो आदमी दिन भर समाज के लिए और जनता के लिए काम कर रहा है, कि वो रात को जाके किसी कॉल सेंटर में नौकरी करेगा अपना खाना खाने के लिए? तो क्या उसको नींद नहीं चाहिए? या उसका परिवार नहीं है, उसके बच्चे नहीं होंगे, वो विवाह नहीं करेगा, मान लिया कुछ नहीं करेगा, उसके माता पिता तो होंगे, तो क्या उनको भोजन नहीं चाहिए होगा, उनको दवा नहीं चाहिए होगी, और उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी? एक समाज के तौर पे हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि हम वो सारे लोग जो डेमोक्रेसी को लेके, जो इस देश में लोकतंत्र को लेके, इस देश के संविधान को लेके, मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों को लेके सुचिंतित नागरिक हैं, हम जो लोग सोचते हैं, क्या हम इनके साथ खड़े हो रहे हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को छोड़ते हुए मैं जो है बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ साकेत को इतना सारा समय निकालने के लिए, इतनी कैंडिड बातचीत के लिए। बाकी आपसे बस इतना कहना है कि लोकतंत्र जिसको, इसको आप जैसा धीरे धीरे बनने दे रहे हैं, कुछ वक्त बाद ये अगली पीढ़ी के लिए केवल चुनाव, पार्टी, हार और जीत के बाद सरकार और फैसले बन के रह जाएगा। लेकिन क्या लोकतंत्र सिर्फ इतना ही है? हो सकता है कि ये आपको मेरे मन की बात लगने लगे, पर आप सुनिए कि लोकतंत्र चुनाव नहीं है, चुनने का अधिकार है। लोकतंत्र वोट नहीं है, वोटर है। और वोटर इसलिए क्योंकि नागरिक वोटर है। नागरिक क्यों? क्योंकि वो संविधान की प्रस्तावना पढ़ता हुआ, संविधान की प्रस्तावना में कहता है हम भारत के लोग, वो भारत के संविधान को आत्मर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करता है। लोकतंत्र कोई पार्टी, उसकी हार या जीत नहीं है। लोकतंत्र पार्टी चलाने वालों की नीति, नीयत और दूरदर्शिता की जीत या हार होती है। लोकतंत्र बहुमत की जीत नहीं है, बहुमत का शासन नहीं है, वो अल्पमत का सम्मान है, उसके अपनी बात कहने की आज़ादी है। लोकतंत्र सत्ता नहीं है, सत्ता का निर्माण नहीं है। लोकतंत्र विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष के बिना लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं होता, वो राजतंत्र होता है। और विपक्ष का मतलब कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। विपक्ष का मतलब है लोग, लोग जो तय करते हैं कि सरकार कैसे चलेगी और विपक्षी पार्टी क्या करेगी। लोकतंत्र संसद नहीं है। लोकतंत्र संसद में सवाल है, असंतुष्टि है, उन पर जवाब है, बहस है और घुटनों पर आती हुई सत्ता है। लोकतंत्र जवाब नहीं होता, लोकतंत्र सवाल है। सवाल जिसे उठाने की आज़ादी है, जिसे पूछे जाने का साहस है। लोकतंत्र सिर्फ अधिकार नहीं है, अधिकारों के ना मिलने पर उनको छीन लेने की लड़ाई है। लोकतंत्र में फैसला नहीं होता, उसमें विमर्श होता है, विचार होता है, बहस होती है और फिर एक रास्ता होता है, कई बार बीच का, कई बार किसी एक ओर का। लोकतंत्र देश नहीं है, सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट या राष्ट्रपति नहीं है। लोकतंत्र है इन सब पर और इन सब से सवाल करने की आज़ादी। लोकतंत्र में जब हम चुने गए पे सवाल नहीं उठाते हैं तो हम लोकतंत्र से और अपने आप से अन्याय और धोखा कर रहे होते हैं। लोकतंत्र का अर्थ ही है कि हमने किसी को अपने खर्च पे नियुक्त किया है और उसकी परफॉर्मेंस पे हम उससे सवाल करें। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, लोगों का विपक्ष, लोगों की नीतियाँ। और लोग सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो सत्ता की ओर खड़े हैं या बहुमत में हैं, वो भी हैं जो दूसरी ओर खड़े हैं या फिर किसी ओर नहीं। लोकतंत्र धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, धर्म ना मानने की आज़ादी भी है। धर्मनिरपेक्ष होकर ही वो लोकतंत्र हो सकता है। वो लैंगिक या जातीय या आर्थिक रूप से निरपेक्ष होकर ही लोकतंत्र हो सकता है। आखिरी बात में मैं इसको थोड़ा आसान करके आपको समझाना चाहता हूँ। आप लोकतंत्र है, जनता आपकी ही सरकार है, आपका ही विपक्ष है। संविधान को आप आत्मर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। बहुमत भी आप है, अल्पमत भी आप है, देश भी आप है, और इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी भी आपकी है। भले ही वो किसी प्रचलित मान्यता के खिलाफ हो, वो रहने, समझने, पढ़ने, खाने, ओढ़ने, पहनने, कुछ करने या ना करने की सारी आज़ादी है। आपको ये समझ में नहीं आता है तो एक दिन समझ में आएगा। और अगर आपको लगता है कि फिलहाल लोकतंत्र नहीं है तो आपको बढ़ना होगा और लड़ना होगा, जैसे साकेत और इनके जैसे तमाम लोग लड़ रहे हैं।
मैं शुक्रिया कहता हूँ साकेत आपका। बहुत बहुत सौम्या, शुक्रिया आपका जी, आपने बुलाया। थैंक यू वेरी मच, एंटायरली थैंक यू माय सो प्लेजर। मच साकेत। थैंक यू। सौम्या आपका भी शुक्रिया। और मैं बोलते बोलते थोड़ा इमोशनल हो गया था तो इसलिए माफी चाहता हूं। बाकी कल रात 8 बजे हमारे साथ, मैं बताना चाहता हूं, हमारे साथ जो है वो आपकी स्क्रीन पे मेरी जगह जो दिख रहे हैं अपनी किताब के साथ भंवर मेघवंशी जी होंगे। और हम भंवर मेघवंशी जी और संजय जोशी जी जो प्रकाशक हैं उनकी किताब के, तो उनसे उनकी किताब मैं एक कारसेवक था मैं एक कारसेवक था पे चर्चा करेंगे। भंवर जी ने अपने अतीत से जो है ये एक मेमोयर लिखा है जब वो कारसेवक हुआ करते थे एक, और कैसे उनका जो है वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसकी कहानी इस किताब में है। बहुत सारा डिस्कोर्स है इस किताब में। और अब भंवर मेघवंशी जी एक जाने माने दलित अधिकार कार्यकर्ता है। और हाँ, कल हम एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि मंगलवार को हम कुछ बहुत खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खास, जो आप सबके दिल के बहुत करीब है। उसके बारे में भी कल हम रात को 8 बजे संवाद में अनाउंसमेंट करेंगे। बाकी एक बार फिर से साकेत, सौम्या, आपका शुक्रिया। और फिलहाल हम लोग चलते हैं और आप लोगों से कल मुलाकात होगी।